आज ये पॉडकास्ट किसको क्यों देखना चाहिए, ये आपका यूथ है आज। देखिए, मुझे लगता है पॉडकास्ट उसको देखना चाहिए जिसको अपने पैसे से रिश्ता बेटर करना है। हुँ, जिसको आज खर्चों में परेशानी हो रही है, जिसके पैसे महीने के अंत तक बचते नहीं हैं, जो अपनी मनचाही चीज़ें नहीं ले पाता है, अपने लिए वेल्थ क्रिएट तो करना चाहता है पर जर्नी नहीं समझ आ रही उसको मैं वेल्थ कैसे क्रिएट करूँ? कहाँ इन्वेस्ट करूँ? म्यूचुअल फंड क्या होता है? गोल्ड क्या होता है? कौन-सा सही रहेगा? मेरे लिए क्या ठीक रहेगा? लॉन्ग टर्म में क्या बेटर रहेगा? ये सारे अगर मन में आपके संशय सवाल हैं, तो आज का पॉडकास्ट एकदम एंड तक देखिएगा, सारे जवाब दे दूँगा। ठीक है। सो मेरा पहला सवाल ये है, मनी मेकिंग मैथ है या साइकोलॉजी है? मनी मेकिंग साइकोलॉजी से स्टार्ट होती है। मेरे को लगता है मनी मेकिंग ही नहीं, लाइफ में आपको जो भी करना है, ठीक है, वो यहीं से स्टार्ट होता है। हुँ, अगर यहाँ है, तो एक्शन में आ जाता है, यहाँ ही नहीं है, तो एक्शन में नहीं आएगा। मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, अगर आप घर से निकले और आपने गूगल मैप में लोकेशन नहीं डाली है, ठीक है, और ये आपको पता ही नहीं आपको जाना कहाँ है, तो आप जाओगे कैसे? किस तरफ से जाओगे? हुँ, कैसे जाओगे? आप गाड़ी में बैठ गए आके, अच्छा नाइस, वेरी गुड, सबसे अच्छी गाड़ी है आपके पास, ठीक है, रोल्स रॉयस में बैठ गए, पर आपको पता ही नहीं आपको जाना कहाँ है, तो वो रोल्स रॉयस का भी कोई फायदा नहीं है। तो इसी तरीके से अगर आपको वेल्थ मेकिंग करनी है, कुछ भी लाइफ में करना है, करियर अच्छा करना है, इनकम बढ़ानी है, वेल्थ बनानी है, खर्चे बचाने हैं, तो आपको पहले माइंड क्लियर करना पड़ेगा, माइंड से सेट होना पड़ेगा। फिर आप बाकी स्किल सेट तो गैदर कर लोगे, वो आजकल इतना मुश्किल नहीं रहा। वेल्थ क्रिएशन करने के लिए माइंडसेट कैसा होना चाहिए? बिकॉज़ इंडियन मेंटालिटी टू मेकिंग मनी इट्स समथिंग डिफरेंट। हुँ, वो सोचते हैं भाई आज डालो, आज पैसा दुगना, हुँ। आज डालो, आज पैसा चौगुना। आपने इस पूरे डिकेड में क्या समझा? कैसी मेंटालिटी है? आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ना स्कार्सिटी से अबंडेंस माइंडसेट पे आना है। हमारे इंडियंस का जनरली एक स्कार्सिटी माइंडसेट है, ठीक हुँ, है? हमारे पास अभाव की ऐसा लगता है हमारे पास सब कुछ कम है। रादर ये यूनिवर्स में सब कुछ कितना ज़्यादा है, ठीक है? और हमें लगता है हमारे पास सब कुछ बहुत कम है। तो पहले माइंडसेट को हमें थोड़ा अबंडेंस में लाना पड़ेगा। अब अबंडेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप जाके कुछ लोग कहते हैं जाके ताज में बैठ के चाय तो पी के आओ, जाके यार ज़रा हाँ, महँगी जगह पे खाना खा के आओ। वो अबंडेंस नहीं है, वो हुँ, बेवकूफ़ी है, ठीक है? अबंडेंस माइंडसेट क्या होता है कि मैं ज़्यादा वेल्थ कैसे अट्रैक्ट करूँ? मैं अपने आप को बेटर कैसे करूं ताकि मैं ज्यादा वेल्थ अट्रैक्ट कर सकूं। लोग क्या कोशिश करते हैं कि यार मेरे को कोई इन्वेस्टमेंट मिल जाए, कोई टिप मिल जाए हुँ, जिससे मेरे पैसे 4 गुना 10 गुना 20 गुना हो जाए। हुँ, पर कोई ये नहीं सोचता कि मैं अपने आप को कैसे इंप्रूव करूं, मेरे में क्या चेंजेस आने चाहिए। भाई जैसे आप देखिए, दिवाली के समय में घर की साफ सफाई क्यों करते हैं? लक्ष्मी। लक्ष्मी को आमंत्रित करने के लिए। यानी हम अपने आप को साफ कर रहे हैं ताकि लक्ष्मी हम तक आ सके। लक्ष्मी कौन है? पैसे, ठीक है, धन है, हुँ, ऐश्वर्य है। हुँ, तो अगर आपको ऐश्वर्य चाहिए, तो पहले जिस तरह दिवाली में आप अपने घर को साफ करते हैं, तो पहले आपने यहाँ पे साफ कीजिए, माइंड को साफ कीजिए। जब आप माइंड को साफ कर लेंगे तो ऐश्वर्य और धन अपने आप आपके पास आएगा। अब वो कैसे आएगा उसका प्रोसेस है, ऑब्वियसली है। पर यहाँ पे सोचिए तो सही कि मैं पैसा बना सकता हूँ। ये क्यों आपको सोचना कि मैं तो ज़िंदगी में पैसे ही नहीं बना सकता, मैं तो वैसे ही रहूँगा, ठीक है? वहीं मेरे 2 वक़्त की रोटी खा पाऊँगा। एटलीस्ट सोचो तो सही, सोचने में तो कुछ अच्छा सोच के आप आज से तो नीचे नहीं चले जाओगे, कुछ बेटर ही कर पाओगे। तो मुझे लगता है आपको जिस तरह आप दिवाली पे अपने घर को साफ करते हो ताकि आप लक्ष्मी को आमंत्रित कर सको, इसी तरह आपको अपने माइंड को साफ करना है और स्कार्सिटी से अबंडेंस लेके जाना है ताकि आप लक्ष्मी को अपने जीवन में आमंत्रित कर इंडिया के टॉप 5% पीपल्स अपने फंड्स को किस तरीके से मैनेज करते हैं? देखिए, हमारे जो मिडल क्लास लोग हैं, 3 लोगों का माइंडसेट समझते हैं। सबसे पहला माइंडसेट है पुअर माइंडसेट। हुँ, पुअर माइंडसेट क्या है? आज कमाया, आज खाया। ठीक है? इनकम आई, एक्सपेंस में चली गई। ₹500 कमाए, ₹1000 कमाए, दिहाड़ी कमाई, जाके रात को पौवा पी लिया। ठीक है? ठीक है? हाँ, खाना खा हाँ, लिया, हाँ। आज अब इससे ज़्यादा वो चिकन कुछ खाएँगे, सोच भी नहीं उससे सकता ज़्यादा ना। सोच नहीं पाता। हाँ। तो वो क्या ही क्रिएट करेगा हुँ, जीवन में? हुँ, तो वो इनकम आई और एक्सपेंस के फॉर्म में चली गई। आज खाया, आज कमाया, आज ही खाया। फिर आता है मिडल क्लास। मिडल क्लास क्या करता है? मिडल क्लास इनकम आई, उस इनकम से लायबिलिटी खरीद लेता है। अच्छी गाड़ी खरीद लेता हूँ, आईफ़ोन खरीद लेता हूँ, ईएमआई लो फॉर। ईएमआई ले लेता हूँ। हुँ, और वो लायबिलिटी खरीद लेता है और फिर लायबिलिटी के लिए ज़िंदगी भर इनकम कमानी पड़ती है क्योंकि अब उसको लायबिलिटी चुकानी है। तो इससे भी वेल्थ क्रिएट नहीं होती। पर रिच माइंडसेट का आदमी क्या करता है? इनकम आती है, उससे एसेट खरीदता है। एसेट से फिर से इनकम जनरेट करता है। फिर वो इनकम से फिर से एसेट खरीदता है। फिर इनकम जनरेट करता है और जब इनकम अच्छी हो जाती है, पैसिव इनकम, तो फिर वो लायबिलिटीज़ खरीदता है यानी गाड़ी खरीदता है और इस तरीके के निवेश करता है। ठीक है? या रूल बेस्ड खरीदता है। अगर ₹100 की इनकम होगी तो सिर्फ ₹5 से खर्चा करेगा। जैसे मारवाड़ी कहते हैं ना कि अगर तुम्हारी औकात गाड़ी की है तो उस टाइम पे साइकिल ले लो। हुँ, हुँ। ठीक है? तो आप क्या कह रहे हो कि आपकी वैल्यू क्या है कि आप गाड़ी ले सकते हो पर आप साइकिल ले रहे हो। तो जो इतना बड़ा गैप बीच में बच जाएगा उसका करोगे क्या? निवेश करोगे और निवेश करोगे तो एसेट बनेगा। एसेट बनेगा तो कल ना कल उसकी वैल्यू बढ़ेगी, नहीं तो उसमें कुछ रेंट आएगा, कुछ कैश फ्लो आएगा। तो जो रिच माइंडसेट है ना वो अपनी इनकम से पहले एसेट बनाता है।
और जो पुअर माइंडसेट है वो इनकम से खर्चा करता है, और जो मिडिल क्लास माइंडसेट है वो इनकम से पहले लायबिलिटीज उठा लेता है। बस इतना ही फर्क है, इतना ही फर्क है कि टॉप 1% अपना पैसा कैसे मैनेज करते हैं। ओके, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड वेल्दी? देखिए, रिच और वेल्दी में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि रिच की ना कोई सीमा नहीं है। रिच अंबानी साहब भी कह सकते हैं कि भाई मेरे से ऊपर इलॉन मस्क है, तो हर जन के ऊपर कोई ना कोई है। 100 बिलियन भी कम पड़ेगा आपको रिच होने के लिए, ठीक है। बट वेल्दी कौन है? वेल्दी वो व्यक्ति है जिसने अपना समय खरीद लिया है। देखिए, वेल्थ तो अनलिमिटेड है। धीरूभाई के पास जीरो थी। वो जब गए तो उन्होंने शायद कंपनी 2 लाख करोड़ पे या 1 लाख करोड़ पे छोड़ के गए होंगे, पता नहीं कितने पे छोड़ के। आज उनके बच्चों ने कंपनी कहां पहुंचा दी, बड़े बेटे ने 20 लाख करोड़ पे पहुंचा दी कंपनी। तो वेल्थ तो यहीं से मिली ना उनको, लेके तो आए नहीं थे 20 लाख करोड़ रुपए। वो $100 बिलियन की नेटवर्क तो लेके नहीं आए थे, तो वो यहीं से क्रिएट हो गई। पर समय नहीं क्रिएट हो सकता। वो 60 साल के हो गए हैं, 62 साल के हो गए हैं, तो उनको भी पता है कितना समय उनके पास रह गया वर्सेस 10 साल, 20 साल, 30 साल पहले क्या समय था। तो जो व्यक्ति अपना समय खरीद सकता है, यानी कि उसके पास इतनी इनकम है कि उसके खर्चों के लिए उसको काम ना करना पड़े, ठीक है, मेहनत ना करनी पड़े, ऐसा व्यक्ति वेल्दी कहलाता है। परफेक्ट। ओके, सो मैं अभी समय से ही पूछता हूँ आपसे, बिकॉज कहीं ना कहीं टाइम की सबसे ज्यादा वैल्यू है, और आने वाला जो टाइम है ना, मुझे लगता है कि करेंसी का जो फेस है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब वो कैसे होगा वो इस सवाल में है। इंडिया का फ्यूचर क्या है अभी आने वाले 5 साल में? बिकॉज यू हैव लाइक ऑल द एक्सपर्टीज एंड ऑल द ट्रैकर्स एनालिस्ट, तो क्या फ्यूचर है अभी इंडिया का? देखिए, आप एक बात समझिए कि इंडिया के कहाँ पे खड़ा है विश्व में आज। करीबन 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी। पर क्या हम सबसे बड़े हैं इस टाइम पे? नहीं, हमसे ऊपर अभी भी 3 लोग हैं। अब मैं आपको एक इसमें सिंपल उदाहरण देता हूँ। आज के दिन इंडिया का जो म्यूचुअल फंड, टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी उनके पास जो पैसा है, जो इक्विटीज में इन्वेस्टेड है, सब जगह इन्वेस्टेड है, वो कुल मिला के 0.7 या 0.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है। ठीक है, टोटल एएमसीज के अंडर सारे एएमसीज का मिला के 700 से 800 बिलियन डॉलर है। बिलियन। चाइना का ये नंबर 5 ट्रिलियन डॉलर है, यानी चाइना आज के दिन हमसे 7 गुना आ गया एयूएम में, ओके, पर्सपेक्टिव में। और यूएस का ये नंबर 31 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है। हम कहाँ हैं? 800 बिलियन पे, वो कहाँ है? 31 ट्रिलियन पे। अगर हमें ये कंफर्म है कि हमारा देश भी कल को जाके चाइना बनेगा या यूएस बनेगा, तो मिनिमम चाइना बनने पे ही 7 गुने की ग्रोथ है। मिनिमम चाइना तो बनना ही है, राइट? ठीक है। अब वो हमें नहीं पता 5 में बनेगा, 10, 15 साल, 20 साल, कितने साल में, बट बनेगा सही, क्योंकि हमारे यहाँ ऊर्जा है, हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर है। एक किताब लिखी गई थी, द वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ के द्वारा। इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ी मानी जाती है बुक। उसमें कहा गया था कि कोई भी देश की जो वेल्थ है वो 4 चीजों पे निर्भर करती है। पहले तो इसकी डेमोग्राफी पे। तो भारत की डेमोग्राफी क्या है? बहुत बढ़िया है, यूथ है, मेहनती लोग हैं। दूसरा है कि आपके चाय आ गया आपका, जय, ठीक है, थैंक यू। हाँ। दूसरा है कंजम्पशन, यानी कि जो जनता है वो कंज्यूम कितना कर रही है। अब हम देखेंगे कि इंडिया में कंजम्पशन रेट ऑलमोस्ट सालाना 15 से 20% से बढ़े जा रहा है। कुछ जगहों पे गलती भी हो रही है, लोग उधार लेके कंज्यूम कर रहे हैं, पर कंजम्पशन बढ़ रहा है, लोग खरीद रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। ठीक है। पहले हमारे पेरेंट्स के जमाने में तो लोग अभाव में रहते थे, बिल्कुल खर्चा ही नहीं करते थे। तीसरी चीज जो निर्भर करती है वो है एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कितने लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। अब आप भी जानते हैं, जैसे आप ही मेरे को बता रहे थे कि आप पहले जॉब कर रहे थे, आप फिर एंटरप्रेन्योर बन गए। मैं जॉब कर रहा था, मैं एंटरप्रेन्योर बन गया। 2014 के बाद एक झड़ी लग गई यंगस्टर्स की, जो स्टार्टअप बनाया, जिन्होंने बनाया। तो एंटरप्रेन्योरशिप भी इंडिया में बहुत जबरदस्त है। और चौथा है इनोवेशन। इनोवेशन के मामले में मुझे लगता है भारत को अभी थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। अच्छा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो इस टाइम पे यूएस में या फिर इजराइल जैसी कंट्रीज में बेटर हो रहा है। तो अगर आप इन चारों प्रतिपक्ष से भारत को देखें, तो भारत में ग्रोथ की तो पूरी सीमा है, क्योंकि 4 ही चीजों पे तो वेल्थ ऑफ नेशन, यानी कि देश की प्रगति डिपेंड करती है। हमारे पास यूथ भी है, डेमोग्राफी भी है, हमारे पास कंजम्पशन भी है, हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप भी है, और इनोवेशन धीरे धीरे ठीक हो ही जाएगी। तो देश को आगे बढ़ना ही है। और कितना बढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया कि आज के दिन हमारा $700 बिलियन का एयूएम है, उनका 31 ट्रिलियन का है। तो यानी वो तो 34-35 गुना हमसे आ गए हैं। अकेला चाइना हमसे 7 गुना आ गया। तो चाइना तक पहुंचने में भी 7 गुने का रास्ता है अभी। तो हमारे पास स्पेस बहुत बड़ा है इस टाइम पे ग्रो करने का, बहुत बड़ा स्पेस। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो या इंडियन स्टॉक मार्केट हो या आपके लार्ज कैप मिड कैप हो, सारी डिपेंडेंसी होती है इंडियन एज एन इकोनॉमी पे, एज ए इकोनॉमी पे। जी।
लोग बागों के बहुत सारे सवाल मैं देख भी रहा था। सबसे पहले इंडियन इन्वेस्टर को ये नहीं पता, और मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपना करियर अभी स्टार्ट किया है, हम्म, ठीक है? कहीं न कहीं ये गलती मैंने करी अपनी लाइफ में, कि जब मुझे इन चीज़ों को नहीं पता था, समझाने वाला कोई था नहीं। हम्म, धीरे-धीरे खुद सीखा। पता लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अगर 5 साल या 6 साल पहले पता लग जाता, तो आज मेरा पोर्टफोलियो वो कहीं न कहीं हम्म, किसी और लेवल पे होता। हम्म, एसआईपी कैसे स्टार्ट करें? एक सैलरीड क्लास बंदा आज, लेट्स एग्जांपल, अगर दिल्ली एनसीआर का आप टिकट साइज बात करो, लाइक पॉकेट जिसको 30 या 35,000 रुपए सैलरी, आज एक टिकट साइज है गुड़गांव में कि 30-35,000 रुपए आ रही है। आप क्या रिकमेंडेशन दोगे उसको? हम्म, हम्म, कैसे वो एसआईपी स्टार्ट करे? क्या एसआईपी उसके लिए अभी से ही डे 1 से स्टार्ट करना सेफ है? हम्म, हम्म। देखिए, लाइफ को ना सबसे पहले इन्वेस्टमेंट्स, एक और चीज जो रिच लोग करते हैं और जो हम मिडिल क्लास लोग नहीं करते हैं, वो है रिस्क मैनेजमेंट। हुँ, तो लाइफ के ना पहले रिस्क समझने चाहिए। जिस तरह हम गाड़ी में बैठते हैं, सबसे पहले सीट बेल्ट लगाते हैं। क्यों सीट बेल्ट लगाते हैं? क्यों? ऐसे तो नहीं चाहते ना कि हमारा एक्सीडेंट हो जाए। हम सीट बेल्ट इसलिए लगाते हैं कि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो हम बच जाए। ठीक है? तो हम लाइफ में क्या सीट बेल्ट लगाते हैं? कोई भी नहीं लगाता। कुछ भी नहीं लगाते। अब लाइफ में रिस्क क्या है? जैसे गाड़ी में एक्सीडेंट का रिस्क है, हुँ, तो आप सीट बेल्ट लगा देते हो। लाइफ के 3 ही रिस्क हैं, सिर्फ 3। पहला है आपकी इनकम चली जाए, मतलब किसी की इनकम खत्म हो जाए अचानक से। कोविड कोविड में सबकी इनकम खत्म हो गई, अचानक से खत्म हो गई। किसी ने सोचा ही नहीं था ऐसे बंद हो जाएगी तनख्वाह मेरी। ठीक है? 3 पैसे ही नहीं आएँगे। दूसरा है किसी का हेल्थ खराब हो जाए, ये दूसरा रिस्क है। और तीसरा अल्टीमेट रिस्क है किसी की डेथ हो जाए। हुँ, बस आप मुझे बताइए, इस 3 के अलावा कोई रिस्क है? नहीं, बस। तो फाइनेंस में पहले इन 3 रिस्क को कवर करते हैं। ठीक है, पहले सीट बेल्ट पहनते हैं। ठीक है। पहले ठीक सीट है जी? बेल्ट पहनते हैं, तो राइट। सीट बेल्ट पहली है हमारी, किसी की इनकम चली जाए। हुँ, तो इनकम चली जाए तो उसके खर्चे निकालने हैं उसको। तो भाई 6 महीने के खर्चों का एक एफडी बना के रख लो, जिसे इमरजेंसी फंड कहते हैं। बस ओके। हो गया। अब किसी की जॉब चली गई, उसके पास 6 महीने का खर्चा पड़ा है, तो उसको स्ट्रेस नहीं होगा। और 6 महीना एक बहुत अच्छा टाइम होता है, जितने में आप फिगर आउट कर सकते हो कि मुझे लाइफ में आगे क्या करना है, जॉब लगना है, नौकरी करनी है, किधर अप्लाई करना है, वो सब काफ़ी 6 महीना बहुत बड़ा समय होता है। इमरजेंसी फंड को कैसे डिसाइड करोगे आप? कि लेट्स एग्जांपल, मेरी आज अर्निंग 35,000 रुपए है, हुँ, तो 6 कितना होना चाहिए? कितना होना तो चाहिए? 35 में से खर्चा कितना कर रहे हो? फॉर एग्ज़ाम्पल आप 20,000 रुपए खर्चा करते हो, हुँ, तो 20,000 इंटू 6, 1,20,000 का आपका इमरजेंसी फंड होना इमरजेंसी चाहिए, फंड कि होना कल को चाहिए। ये इनकम 35,000 ज़ीरो हो गई। अच्छा, 20,000 का जो खर्चा होता है, उसमें आपका ऑफ़िस ट्रैवल भी खर्चा होता है, हुँ, और भी खर्चे होते हैं जो ऑफ़िस की वजह से हो जाते हैं, वो बंद खत्म हो जाएँगे, है ना? जिस राइट। दिन आपके जॉब ही चली गई तो किसी की, तो ऑब्वियसली उसके खर्चे ही हुँ, नहीं हुँ, होंगे। हुँ, हुँ। पर फिर भी आप जो खर्चे हैं ना, उसका 6 गुना का अपने 6 एफडी गुना। में रख लीजिए। तो पहली सीट बेल्ट अब आपने लाइफ़ की पहन ली, लॉस ऑफ इनकम होगा तो आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होगा। पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आप में से कितने लोगों का इमरजेंसी फंड है इस टाइम पे 6 महीने का? बताओ। हाँ, बताओ, मतलब बताओ। बताना चाहिए ना, अपने को पता भी तो हो। हम बता तो दें, हाँ, उसके बाद हाँ, पता भी तो चले कि हाँ, जनता के राइट। पास कितना इमरजेंसी फंड है। अब आपने पहला सीट बेल्ट पहना, अब दूसरा सीट बेल्ट भी साथ-साथ ही पहनना है। हुँ, देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस लोग बिल्कुल नहीं समझते। 100 में से आज भी 3-4 लोगों के पास ही हेल्थ इंश्योरेंस है। हुँ, और ये दुविधा है, आप किसी दिन आपको समझना है ना कि हेल्थ इंश्योरेंस की वैल्यू क्या है। एक बार ज़रा हॉस्पिटल का कोई चक्कर काटा है और मेन्यू कार्ड देख ले, जैसे अपन रेस्टोरेंट में मेन्यू कार्ड देखते हैं ना, उस तरह एक बार हॉस्पिटल का मेन्यू कार्ड देख ले, हुँ, और उसके बाद उसको समझ आ जाएगा, भागते-भागते इंश्योरेंस खरीद लेगा। इतना महँगा हो गया है सब कुछ, इतना महँगा हो गया है कि आप सोच नहीं सकते हो। हॉस्पिटल के अंदर घुस के बाहर आने का ₹10,000 आज। कि अगर आप हॉस्पिटल में घुस गए, कोई छोटी-सी चीज़ के लिए भी, तो ₹10,000 से नीचे आप बाहर नहीं आते। आपकी वो ओपीडी करा देगा, कोई ब्लड टेस्ट करा देगा, कुछ करा देगा। तो ये जो पैसे हैं, ये कहाँ से जाएँगे? फिर आपकी सेविंग से चले जाएँगे। आप सिर्फ़ एक बीमारी दूर हैं गरीबियत से। एक बीमारी और आदमी गरीब हो जाता है। 8 लाख रुपए चला गया, 10 लाख रुपए चला गया, बड़ी वाली होगी तो 25 लाख रुपए चला गया। और इससे बचने का खर्चा कितना होता है हेल्थ इंश्योरेंस का? महीने का ₹500, ₹700, ₹800। एक कॉफ़ी, आप स्टारबक्स चले जाते हो, कहीं और चले जाते हो, कोई पब में चले जाते हो, जाके एक मारते हो कॉफ़ी, ₹700-800 के चले जाते हैं। एक कॉफ़ी कम मार लेना यार, हुँ, है ना? एक ही कॉफ़ी की तो बात कर रहा हूँ। एक बार स्विगी से ऑर्डर मत करना यार। एक बार उबर की जगह मेट्रो ले लेना यार, ठीक है? तो इतने में ही आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम बच जाएगा। एक ही बार बोल रहा हूँ कि पूरे 30 दिन में अगर आप हर दिन उबर लेते हो, तो मैं कह रहा हूँ एक दिन उबर मत लेना, उतने में आपकी हेल्थ इंश्योरेंस आ जाएगी। सेफ फील करना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेफ फील करना इस टाइम पे। तीसरी चीज़ अब बची, आपने अपना लॉस ऑफ इनकम को कवर कर लिया, लॉस ऑफ हेल्थ को कवर कर लिया, लॉस ऑफ लाइफ। लॉस ऑफ लाइफ का इम्पैक्ट आपको नहीं है, आपके परिवार वालों को है। राइट। आपके जाने का दुःख तो वो कवर नहीं हो सकता, हुँ, हुँ, पर एटलीस्ट फाइनेंशियली अगर आप उनको कवर कर दो, आपके ऊपर जो उधार चल रहा है, उतनी इंश्योरेंस। उसके अलावा जो आपको इनकम
8-10 साल की अपने परिवार को देनी है, उतना जोड़ दो। प्लस आपके बच्चों के लिए कोई गोल आपके हैं, जैसे उनकी पढ़ाई करवानी है, उनकी शादी करानी है, उसके लिए कोई कैपिटल है तो वो जोड़ दो। उतने की इंश्योरेंस लेके रख लो। समझो वो नंबर आता है 2.5 लाख, 2.5 करोड़ रुपए, तो आपने 2.5 करोड़ की इंश्योरेंस ले ली। कितने की पड़ेगी? 10,000 की, 15,000 रुपए साल की, महीने की नहीं, साल की। बहुत चीप है ना। बहुत चीप। तो यानी आपने क्या किया, एक तरफ आपने अपना इमरजेंसी फंड बना लिया और उसके बाद हेल्थ और मेडिकल इंश्योरेंस जोड़ के करीबन 1,500-2 हजार रुपए के अंदर अंदर आपने अपने आप को मेंटली सिक्योर कर लिया, एकदम वाह। सिक्योर कर लिया। अब आप क्या है, अब आप खुल के खेलोगे, आप जॉब में खुल के खेलोगे, इन्वेस्टमेंट्स में खुल के खेलोगे। अब आप में एक अलग कॉन्फिडेंस होगा, अलग आप में एक एनर्जी होगी कि आपको जब पता है कि आपने सीट बेल्ट पहन ली तो आप तेज भी चलाते हो ना गाड़ी। फिर आपको पता है यार, अब हल्का सा भी कुछ हो गया तो बच जाएंगे, सीट बच बेल्ट पहनी जाएंगे। हुई है हमने। राइट राइट। तो आई थिंक माइंडसेट वाइज सबसे पहले सेफ्टी रिस्क को कवर करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट का देखा जाएगा, होती रहेगी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो हम सवाल पे आ जाते हैं, SIP कैसे करें। अब मेरा सवाल वही है कि जो 30,000, 35,000, 50,000 रुपए कमा रहा है, सबसे पहले वो अपने SIP का अमाउंट किस तरीके से कैलकुलेट करे, कैसे निकाले कि ताकि वो अपनी सेविंग डे 1 से स्टार्ट कर पाए। बहुत बढ़िया। ये 3 चीजें करनी आवश्यक है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है। SIP करना सेकंड प्रायोरिटी। ठीक है। ठीक है, लोग सब कोशिश करते हैं सर पहले दिन SIP क्या, मैं पूछता हूं इमरजेंसी फंड बना, बोला नहीं सर नहीं बना। हेल्थ इंश्योरेंस ली, नहीं ली। लाइफ इंश्योरेंस ली, नहीं ली। तो पहले भैया ये करके आओ, उसके बाद देखेंगे। चलो फिर भी अब आप तैयार हो, SIP करना चाहते हो, सबसे पहले SIP करो हैबिट बनाने के लिए। हैबिट बनाना पड़ता है, नहीं तो हमारे इंडियंस की है नहीं, हैबिट हैबिट नहीं नहीं है, है। हैबिट नहीं है इन्वेस्टमेंट करने की। और ये ऐसा नहीं है कि आप बोलो मेरी तो 25,000 ही तनख्वाह है, मैं आज कैसे कर लूं 25,000, तो खत्म हो जाते। मैं मेरे एक दोस्त से मिला था, 7 लाख रुपया महीना कमाता था और 25 तारीख को उसके पैसे खत्म हो जाते थे। क्योंकि जब उसकी तनख्वाह 50,000 थी, तब उसने सीखा नहीं, हैबिट नहीं बनाई। और क्योंकि हैबिट नहीं बनाई तो 7 लाख रुपए महीना कमाने में भी हैबिट नहीं बची। तो आप ये मत सोचो कि ज्यादा कमाने से आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। किसी के नहीं होते ज्यादा कमाने से। आप पूछ लो जो कमाते हैं ज्यादा, उनसे भी पूछ लो, उनकी भी प्रॉब्लम रहती है। पर अगर आपकी हैबिट बन जाती है ना, तो हैबिट आपको बहुत पावर दे देती है। तो आपको क्या करना है, अगर आज आपकी तनख्वाह आपने जैसे बोला 35,000 है किसी की, और वो ये सब काम भी कर रहा है, आप ये मानो आपकी तनख्वाह 35,000 नहीं, आपकी तनख्वाह लेट्स से 30,000 है। 5,000 भूल जाओ, है ही भूल नहीं, जाओ, ठीक है ही है, नहीं, है ही ठीक नहीं। है। आपको लगी नहीं जी 35,000 की जॉब ही नहीं लगी, 5,000 रुपए की SIP स्टार्ट करेंगे। आज स्टार्ट कर देंगे। आप अपना इमरजेंसी फंड बनाते रहो, इंश्योरेंस ले लो, और साथ साथ 5,000। अच्छा अगर आपको लगता है नहीं 5,000 बहुत मुश्किल हो रहा है, 4,000 कर लो। 4,000 मुश्किल होता है, 3,000 कर लो। हैबिट। हैबिट बनाओ, सबसे पहला स्टेप है हैबिट बनाओ। अभी ये मत सोचो मैं कितना रिटर्न्स कमाऊंगा, क्या करूंगा, बहुत समय है आपके पास, डोंट वरी, बहुत समय है, आप बहुत यंग हो, अभी 20, 21, 22 साल के हो गए, ठीक है। तो पहले हैबिट बना लो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जो सबसे क्रूशियल और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, कि फाइनेंशियल लर्निंग लो। ये जो आप लोग सोचते हो ना कि मैं फाइनेंशियल लर्निंग मेरे को लेने की जरूरत नहीं है, नंबर से मुझे डर लगता है, पैसे मैं कैसे मैनेज करूंगा। एक चीज याद रखना, आपके माँ बाप आपका पूरा साथ नहीं देंगे, आपके हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी पूरा साथ नहीं देते, शुरू में होते ही नहीं है, पहले 15-20 साल, फिर आते हैं आपकी लाइफ में। पर पैसा ऐसी चीज है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ तो चलती साथ है। चलेगा। तो भाई जिसके साथ पूरा जिंदगी रिश्ता निभाना है, उसके साथ रिश्ता ठीक कर और लो। जिसके साथ पैसे चलेंगे उसके साथ सारे रिश्ते सारे भी रिश्ते भी चलेंगे चलेंगे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये बहुत अच्छी बात कही परम जी आपने, हाँ। कि जिसके साथ पैसे चलेंगे उसके साथ सारे रिश्ते भी चलेंगे। तो जब इतना इंपॉर्टेंट है पैसा, तो सीख लो उसके बारे में। अच्छा पहले क्या था, सीखना बड़ा मुश्किल था। आज इतनी अच्छी अच्छी किताबें, इतने अच्छे पॉडकास्ट, इतने अच्छे कोर्सेज हैं। अरे आप जाके एक डिनर खत्म करके आते हो, 5,000 रुपए चला जाता है। 5,000 का कोर्स कर लो यार। अगर आपको लगता है ये टीचर मेरे को अच्छा लग रहा है, उसका कोर्स कर लो, क्या प्रॉब्लम है। नहीं जी वो पैसा कमा लेगा, तो तुम अपना मतलब वो पैसा कमा लेगा इसलिए तुम पैसा मैनेज करना सीखना ही नहीं चाहते। चलो नहीं पैसे देना चाहते, पॉडकास्ट देख लो, नोट्स बना लो, सीखने की कोई किताब पढ़ लो, 10 किताब लिखी गई हैं पैसों के मैं ऊपर। एक सर्वे देख रहा था जिसमें ये बताया कि आने वाला जो यूथ है, आने वाले 10 साल में, ठीक है, वो फाइनेंशियली हमसे ज़्यादा अवेयर होगा जस्ट बिल्कुल बिकॉज ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजीज, AI आ रहा है और फाइनेंशियल चीज़ें आज के डेट में इतनी अवेलेबल है। जी, तो आने वाली की जो यूथ की आर्मी है ना, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग बनने वाली है, इंडिया की स्पेशली। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको उसमें जुड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको नॉलेज ही नहीं होगी तो आप पैसा मैनेज कैसे करोगे। राइट। तो नेक्स्ट है पैसा मैनेजमेंट, और पैसा मैनेजमेंट में दो बड़ी चीजें आप सीख लो। आपने इंश्योरेंस कर ली, उसके लिए तो आप एजेंसी की हेल्प ले सकते हो, ब्रोकर्स की हेल्प। दो चीजें मेरे हिसाब से सीख लो, उतने में आपकी लाइफ, आप 99% लोगों से आगे निकल जाओगे। पहला है बजटिंग करना। बजटिंग। बजटिंग,
रोजमर्रा के जीवन में आप क्या खर्चा करते हो, कितना खर्चा करते हो, किस आइटम पे कितना खर्चा करते हो, जिसे हम नीड्स वांट्स इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं कि आपकी ओके नीड्स कितनी है। ओके ठीक है, ओके अगर आप 35,000 रुपए कमा रहे हो तो नीड्स में क्या जा रहा है, नीड्स मतलब हो गया आपका भाड़ा देना है, भाड़ा तो देना ही देना है, उसके बिना तो रह ही नहीं सकते, या घर की ईएमआई हो सकती है वो, हम्म ठीक है, बिजली का बिल देना है आपको, सर्वेंट को सैलरी देनी है आपको, हम्म कपड़े प्रेस करवाने हैं आपको, जो बेसिक्स है जिसके बिना आप जी नहीं सकते, नीड्स। फिर आता है वांट्स। वांट्स मतलब ऐसी चीजें जो आपकी इच्छाएं हैं, ट्रैवल करना है आपको, एक बाइक लेनी है आपको, आईफोन लेना है आपको, करेंगे ना, ऐसा जीना जीने के लिए आए हैं ना, सही ऐसा बात तो है। नहीं है कि हाँ माइजर की तरह जिएंगे, हाँ पर उसके लिए एक बजट होना चाहिए। और लास्ट है इन्वेस्टमेंट भी करनी है भाई, हमारे को आगे वेल्थ भी क्रिएट करनी है हमारे लिए, ताकि कल को हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। तो ये 3 सेक्शन में बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। हर खर्चा आपको पता होना चाहिए, और आज के दिन बजटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूपीआई के खर्चे लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे। नहीं हो रहे। यूपीआई, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी क्लास में तो मैं रोज इतनी कहानियां सुनता हूँ, सर हम 14,000 रुपए महीना यूपीआई पे डाल रहे थे, ये हो रहा था, वो हो रहा था, ऐसे हो रहा था, हमारे तो बर्बाद हो गए पैसे। क्योंकि यूपीआई से समय, हमारे टाइम में क्या जेब से पैसा निकाल के देना पड़ता था। मैंने ना पिछले 3 महीने से वही कर रहा हूँ। हम्म। मेरे यूपीआई पे जो भी एक्स वाई जेड अमाउंट जा रहा था ना, आप ये मानो उसका मैंने हाफ कर रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं सिर्फ एक ही यूपीआई यूज करता हूँ, लाइक पेटीएम यूज करता हूँ। मैंने 3 महीने से नहीं यूज किया। बहुत ही बढ़िया। और अगर लेट्स एग्जांपल मैं 10,000 मंथली खर्चा कर रहा हूँ, तो आज मैं उस कैश की वजह से जो मैं पॉकेट में रख के घूमता हूँ 5,000 रुपए लगा रहा हूँ, मतलब 50% 50% सेव सेविंग कर लिया आपने कर मैंने। ली है, और ये 3 महीने का डेटा दे रहा हूँ और मैं। सिर्फ आप कॉन्शियस हो गए, हाँ कि सिर्फ मुझे यार कॉन्शियस हुए हुए। पैसे क्यों, हाँ। मतलब पता ही नहीं लग रहा, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, समझ ही नहीं आता। अच्छा, हर चीज से लिंक है, उबर से लिंक है, ओला से लिंक है, सेप्टो से लिंक है, स्विगी से लिंक है, सब जगह हर से। जगह से लिंक्ड है। तो आप मतलब, अच्छा आप एंटाइस हो जाते हो, आप बोले हाँ यार पेटीएम में है तो सही, या फिर फोन पे है तो सही, फटाफट एक बार बस दबा देता हूं, पीछे से तो पैसा कट, अब पैसा तुम्हारा है भाई, वीडियो गेम थोड़ी है, ये समझ नहीं पा फ्री के रहे। कॉइन्स थोड़ी मिले तुम्हारे को राइट वीडियो गेम में, राइट। तुमने मेहनत करके पैसा कमाया है। तो इतना तो रिस्पेक्ट करो कि यार उसको ऐसे ही बेकार मत कर दो। तो ये जो यूपीआई, अच्छा मेरे क्लास में मैं देखा लोगों ने महीने का मिनिमम 3,000 रुपए से लेके 12,000 रुपए तक बचाया है, सिर्फ बजटिंग करके, सिर्फ। बजटिंग करके। मतलब उनको ना, ऐसा कुछ लोगों को शौक लग जाता है, सर ये मैं हूं, मैं इतना बेकार हूं, अपने आप एक घृणा आने लग जाती है कि सर मैं यहां हूं, इतनी बेकार हालत है मेरी। फिर वो इंप्रूव करते हैं। देखो कॉन्शियसनेस होना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है और आज के, अगर आप गलत हो हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये एक्सेप्ट कर लो आप गलत हो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने किया ना अपने देखो, आप और को आपने कि आपको इंप्रूव कर लिया, अपने आप 50% को इम्प्रूव इंप्रूवमेंट कर कर ली। लिया। तो इंप्रूवमेंट तब चालू करते हो जब आपको रियलाइज होता है आप गलत हो। जो राइट गलत ही नहीं है वो इंप्रूव कैसे करेगा? वो कहते हैं ना, आप उसको उठा सकते हो जो सो रहा है, आप उसको कैसे उठाओगे जो सोने की एक्टिंग कर रहा है? ठीक है। तो राइट। अगर आप ये शतुरमुर्ग की तरह, ऑस्ट्रिच की तरह मन नहीं नहीं मैं तो बहुत बढ़िया हम्म, फाइनेंशियल प्लानर हुई हूँ, तो बहुत गलत बात है। आप बजटिंग करो। बजटिंग से आपको 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 अपने आप से मिलने का मौका मिलेगा। बजटिंग इज अ प्रोसेस टू नो वेयर योर मनी इज गोइंग, सो दैट यू कैन टेल वेयर इट शुड गो। राइट। मतलब आज वो ये प्रोसेस है कि वो हमें सिर्फ पता है कहां जा रहा है, हमें उसे बताना है तेरे को यहां जाना है। हम पैसे को चलाएंगे ना, पैसा हमें थोड़ी चलाएगा। ओके, अब मान लो बजटिंग हो गई, हाँ। बच्चा जिसने एसआईपी स्टार्ट करनी थी उसकी बजटिंग हो गई। दूसरा स्टेप है फंड सिलेक्शन, अभी आता है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट हाँ, तक, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स में फंड सिलेक्शन से पहले आपको कुछ सवालों का जवाब देना है। हम्म, सबसे पहला जवाब देना है, आपको पैसे क्यों चाहिए? पैसे क्यों चाहिए? पैसे क्यों चाहिए उसका जवाब दो। बस मेरे को तो अमीर बनना है, अरे ये नहीं। क्या जवाब होता है? पैसे का पर्पस होता है। पैसा अनाथ नहीं हो सकता, वाह। अनाथ पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती। तो आपका पैसे का पर्पस क्या है कि संजय सर मैं ना 3 साल में गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, तो उसके लिए पैसे चाहिए, बहुत अच्छी बात है। सर मैं 6 साल में शादी करना चाहता हूँ, आज मैं 23 साल का हूँ, मुझे लगता है 30 साल की उम्र में मेरे को शादी करनी है, मुझे माँ बाप पे लोड नहीं डालना, हम्म बहुत अच्छी बात है। हम्म ओके सर, आप 10 साल में जी मैं फॉर एग्जाम्पल, या 15 साल में मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। हम्म। तो अब आपको पर्पस मिल गया कि मुझे पैसा क्यों चाहिए। एक तो ये मैनिफेस्टेशन हो गोल गया, सेट किया बेसिकली गोल सेट हो आपने। गया। हाँ, देखिए लोग मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं ना, हमें फाइनेंस में मैनिफेस्टेशन सिखाया गया है। गोल गोल प्लानिंग, गोल गोल क्या होता है? गोल मैनिफेस्टेशन एक ही बात तो होती है। आप कहते हो ना कि भाई मैं अमीर बन जाऊं, मेरे पास गाड़ी हो, ये हो, तो और हम क्या कह रहे हैं? हम भी तो वही कह रहे हैं। वो मैनिफेस्टेशन स्टॉप्स एट टेलिंग यू कि क्या करना है, वी टेल यू हाउ टू अचीव इट। लाइक प्रैक्टिकलिटी आप हाँ, मतलब उसका एग्जैक्टली प्लान बनाना पड़ेगा ना आपको, राइट राइट। पूरा प्लान बनाना पड़ेगा। तो अब आपने स्टेप 1 बना लिया, व्हाई डू यू नीड मनी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन डू यू नीड मनी। मुझे 3 साल बाद चाहिए, 6 साल बाद चाहिए, 10 साल बाद चाहिए, 15 साल बाद चाहिए, ये क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तीसरा क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डू यू नीड।
उस चीज के लिए आपको कितना पैसा चाहिए। अब 3 साल बाद अगर आपको गाड़ी लेनी है, आपकी तनख्वाह आज 50,000 60,000 है, तो आप 50 लाख की गाड़ी नहीं ले सकते। आपको समझना पड़ेगा कि या तो आप अपनी तनख्वाह को तेजी से बढ़ाओ, या फिर आप बोलो कि मैं 50-60,000 कमाता हूं, जो नॉर्मल के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जी मुझे 15 लाख की गाड़ी लेनी है। तो आप सही अमाउंट जो है अपने माइंड में सोच रहे हो। तो 15 लाख की गाड़ी के लिए आपने सोचा मेरे को 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट करूंगा, 11 लाख का लोन ले लूंगा, तो 4 लाख रुपए मुझे 3 साल बाद चाहिए। तो ये आपका गोल नंबर 1 हो गया। क्यों चाहिए? गाड़ी खरीदनी है। कब चाहिए? 3 साल बाद चाहिए। कितना चाहिए? 4 लाख रुपए चाहिए। अब सोचो, इतनी क्लैरिटी आपके माइंड में आ गई है। इसके बाद आता है एसेट एलोकेशन, यानी अब मैं अपना पैसा कहां निवेश करूं ताकि मेरे पास 3 साल बाद 4 लाख रुपए हो और वो डूबे ना, रिस्क कम लूं। तो अब आता है ये प्रोसेस। उसके बाद आपने बोला 6 साल बाद आपको जी शादी करनी है, शादी करने के लिए जी मुझे 30 लाख रुपए चाहिए। 30 लाख रुपए चाहिए, वेरी गुड। शादी के लिए चाहिए, पर्पस मिल गया। और कब चाहिए? 6 साल बाद चाहिए, तो उसका प्लान बन जाएगा। फिर जी 15 साल बाद मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, मुझे लगता है कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे 3 करोड़ रुपए चाहिए। बहुत बढ़िया, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, 15 साल बाद होना है, 3 करोड़ रुपए चाहिए, उसका प्लान बन गया। अब आपको क्या करना है? डिसिप्लिन्ड तरीके से निवेश करते रहना है। एसेट एलोकेशन सीखना पड़ेगा। एसेट एलोकेशन थोड़ा सीखना भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप एसेट एलोकेशन नहीं सीखो, इतने तक पहुंच गए और आपने गलत एसेट में पैसा डाल दिया तो फिर हो सकता है डूब जाए पैसा। थोड़ा सा समझा दो, हाँ, एसेट एसेट एलोकेशन एलोकेशन को मैं समझाता हूं। हाँ, होता क्या है? एसेट एलोकेशन का मतलब होता है कि आपके पर्पस के लिए और आपके समय के हिसाब से और आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से आप किस चीज में पैसा डालोगे। मैं पहली सलाह लोगों को देता हूं जो नौकरी कर रहे हैं, फ्रीलांस कर रहे हैं, कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं है, तो कृपया करके डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसा मत डालिए। मतलब जाके रिलायंस का शेयर मत उठा लीजिए, टीसीएस का मत उठा लीजिए, क्योंकि ना आपको पता नहीं वो कंपनी को पढ़ना कैसे है, कब उसमें एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेना है। अभिमन्यु का चक्रव्यूह है, अंदर तो घुस गए, बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि आपको कंपनी के बारे में नहीं पता। आज मैं अगर किसी ने टीसीएस का शेयर ले लूं, मैं उससे बोलूं कि टीसीएस का पिछले क्वार्टर का रेवेन्यू क्या है, किसको पता है? नहीं पता होगा। नहीं पता। ठीक है, मैनेजमेंट आगे क्या करने वाली है, नहीं पता। उनके रेवेन्यू में कितना परसेंट अमेरिका से आता है, नहीं पता। आपका काम नहीं है। मैं आपको ऐसा नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है नौकरी करना, फ्रीलांसिंग करना, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपका व्यापार है, जो भी आप कार्य कर रहे हो, वो कर रहे हो। पर जब आप स्टॉक पिकिंग करते हो ना, तो आप कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क लेते हो। मतलब आपने पैसा डाल दिया टीसीएस में, अब वो टीसीएस 6 साल नहीं चला, तो आप तो रह गए, खराब हो गया, बैठे रहो फिर 6 साल के लिए। 6 साल बैठे रहो। तो इसलिए मैं सबसे निवेदन क्या करूंगा, आदेश कर दूंगा, इतना तो अब मैं राइट रखता हूं कि भाई आप स्टॉक्स में मत इन्वेस्ट करो। तो सर कहाँ इन्वेस्ट करें? पता, ये मेरा सवाल भी था कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हम म्यूचुअल फंड और एसआईपी में पैसा ना डाल के हम डायरेक्ट स्टॉक में क्यों नहीं जा सकते। अब उसके पीछे थोड़ी सी साइकोलॉजी भी थी। हाँ। और मुझे वो लगता है वो ठीक भी है, लेकिन आप इसको करेक्ट करना। हमने अभी बात करी इंडिया के फ्यूचर की, जहाँ पे आपने टोटल बताया कि भाई इंडिया का फ्यूचर क्या होने वाला है, स्टॉक मार्केट पे कितना इन्फ्लेशन भी कैलकुलेट किया, जीडीपी भी डिस्कस किया और कहाँ तक पहुंचेगा। तो सबसे जो बड़ा इकोनॉमिक जो टॉप बिजनेस होता है या निफ्टी 50 होती है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं सबसे पहले बूस्टअप होगी। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं तो डायरेक्ट सीधा वहीं पे ही जाके पैसे ले लूंगा। सही कह रहे हैं। तो ये इतना सही है? देखिए, जो इन्वेस्टमेंट है उसमें 2 चीजें होनी बहुत जरूरी है। एक है सरलता होनी बहुत जरूरी है। इट शुड बी वेरी सिंपल। क्या है कि अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए बहुत सारे एडवाइजर्स आपको कॉम्प्लिकेटेड चीजें बेचते हैं। मेरे कभी किसी से मिला क्लाइंट है, उन बहुत अच्छा ग्रुप है, बहुत अच्छी फैमिली ऑफिस है, बहुत बड़ा जबरदस्त बिजनेस है, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है। तो जी ऐसे 15 आइटम्स में इन्वेस्ट, मैं ईटीएफ में करूंगा, मैं ये भी करूंगा, ऐसा भी करूंगा। मतलब क्यों करना है? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? इतना रिटर्न कमाना, तो क्यों ये इस वाले प्रोडक्ट में भी करना है, इस वाले वो तो उनको पैसे कमाने हैं, इसलिए आपसे पैसे लेके जा रहे हैं। उनको अपनी 2% फीस कमानी है। जितना आप सिंपल और सरल रखोगे इन्वेस्टमेंट्स को, उतना आप ज्यादा पैसा कमाओगे। राइट। दूसरा, सरल रख के जो समय अवधि आपने तय करी है, 3 साल, 6 साल, 10 साल, उतने तक टिके रहो, आपका नुकसान नहीं होगा। देखो, फायदे की गारंटी इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। मैं इतना कह सकता हूं कि नुकसान नहीं होगा। पर अगर आप डायरेक्ट स्टॉक लेते हो, अच्छा उसमें भी क्या होता है ना, डायरेक्ट स्टॉक लोग लेंगे कैसे लेते हैं, वो टिप सुन के लेते हैं। और टिप कहां मिलती है? टिप टपरी पे मिलती है। अब टपरी वाली हरकतें आप कर रहे हो और उसके बाद अपेक्षा कर रहे हो कि आपके बहुत अच्छे रिटर्न्स बनेंगे, ऐसा नहीं होता है। इवन इंस्टाग्राम पे भी लोग बाग जो सेबी रजिस्टर्ड नहीं होते, हाँ, वो भी टिप दे रहे हैं। वो फाइनेंस की नॉलेज दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है यार, मतलब 15 साल फाइनेंस में काम करके मैंने ये सीखा आज। अरे आप 15 साल सोचिए आपने काम किया है, लोग 21 साल 18 साल की उम्र में तो ये बता रहे हैं कि कौन सा मल्टीबैगर बनने वाला है। हाँ। अरे भाई, तुमने देखा क्या है मार्केट? एक क्रैश देखो पहले। मैं कहता हूं उस आदमी से सुनो जिसने सबसे ज्यादा क्रैश देख के आज भी मार्केट में। राइट। आज मैंने 2008 में चालू किया था,
2008 में जब पहला मैंने ही देख लिया तो आपने। सातों साथ देख लिया। जनवरी 2008 में पहली एसआईपी चालू करी, उसके बाद से निफ्टी 63% नीचे गिरी, 63%। हाँ, फिर भी बचे रहे। फिर हमने 2014 15 14-15 के आसपास की 14-15 मंदी में देखी, हाँ। वो भी बचे रहे। हम्म, हमने साइडवेज मार्केट देखी, हमने रिलायंस का प्राइस 10 साल के लिए एक ही प्राइस देखा, आईटीसी का प्राइस 6 साल के लिए एक ही एक ही प्राइस प्राइस देखा। था, हंसते थे हम लोग कि 3-4% के मार्जिन में घूमता मार्जिन पे रहता घूमता है, ये तो रहता इससे है। ऊपर जाएगा ही नहीं। हाँ, उसके बाद मैंने निफ्टी को 1,500 से 25,000 तक देखा है। अच्छा, ओके। 1,500 पे मैं निफ्टी में हाँ, आया था, मुझे याद है। 2006 में जब मैंने पहली बार स्टॉक खरीदा था, हाँ, तो तब म्यूचुअल फंड का इतना नॉलेज नहीं था। फिर 2008 में आया, तो 2006 में शायद निफ्टी 1,500 का था, तब मैं पहली बार घुसा हूं मार्केट में। ओके, और ओके। आज निफ्टी 25,000 का है। 25,000। तो मैंने ये जर्नी देखी है और मैं टिका हुआ हूं, जर्नी देखे भागा नहीं हुआ। तब ऐसा नहीं है क्रैश में बाय बाय हो गया। हम्म। हम तो क्रैश का वेट करते हैं, उस दिन बोरियां खाली करते हैं, जो घर में पड़ा होता है उठा के डाल देते हैं, क्योंकि वही तो दिन है इन्वेस्ट करने का। वही उससे तो अच्छा क्या दिन। दिन मिल सकता है। कोविड देखा, कोविड के बाद टिके रहे। आज हमने 2024 का सितंबर से लेके अभी तक का समय अभी देखा, तक का देखे, हाँ। हम टिके। तो आप सलाह उससे लीजिए, बात उससे कीजिए जिसने एटलीस्ट 2-3 क्रैश देखे और आज भी टिका हो। वो आदमी आपको सही सलाह देगा। ये कल के बच्चे आपको देखो, ड्यू रिस्पेक्ट, वो मेहनत कर रहे हैं, कुछ कर रहे होंगे, पर उन्होंने क्रैश नहीं देखा। जब उनको उनका पोर्टफोलियो किसी दिन 50% नीचे दिखेगा ना, उस दिन बात करना उनसे कि क्या दिख समझ आ रहा है उनको। ये बोलना बहुत आसान है। अभी देखिए पीछे मार्केट्स गिरी, तब तक एसआईपी बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। जैसे ही मार्केट्स गिरनी चालू हुई, एसआईपी घटने लग गई। आज आपको मजेदार बात बताता हूं, भारत में 100 लोग अगर एसआईपी चालू करते हैं ना, तो मात्र 11 लोग 5 साल से ज्यादा रुकते हैं। कैसे वेल्थ बनाएंगे? रीजन पता है उसका क्या है? मैं दो, अब इसमें मैं कंपैरिजन कर सकते हो हम्म आप, ठीक है, कि इंडियन मेंटालिटी क्या है टू मेकिंग द मनी, ठीक है, और एक फॉरेन बंदे की मेंटालिटी क्या है। हम ना लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को समझ ही नहीं पाते हैं, ठीक है। हम्म अब मैं ये सवाल आपसे पूछता हूँ कि आप एसआईपी स्टार्ट तो कर रहे हो, हम्म लेकिन आपको ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लॉन्ग टर्म में कितना जा रहे हो, शॉर्ट टर्म में कितना जा रहे हो, क्योंकि हमारे लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कोई डिफरेंस नहीं पता। बाहर वाले बंदे के लिए लॉन्ग टर्म की वैल्यू है 10 साल, 15 साल, बिल्कुल 20 सही बात। साल। हमारे लिए लॉन्ग टर्म 3 साल। अरे नहीं नहीं, आजकल तो 3 महीने। आज हाँ, कि भाई यार स्विंग ट्रेड करेंगे सर, 3 कि महीने, 3 महीने। हाँ, इतने समय तक तो नहीं रख पाऊंगा मैं। आ, इवन आप मैं कुछ बहुत वेल्दी लोग थे, उनका पोर्टफोलियो ऐसे देख रहा था। तो जितने भी टॉप 1% के थे ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, उनका सीएजीआर था 14% का। बट वो था कंपाउंडिंग पे, कंपाउंड, हाँ, बहुत समय से चल रहा होगा। बहुत समय से चल रहा था। तो लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म से होती है, शॉर्ट टर्म पे से नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। मैंने आपको शॉर्ट टर्म पे तो सट्टे खेले जा सट्टे सकते खेले हैं। जाते नहीं, आपको शॉर्ट टर्म करना होता है ना, तो शॉर्ट टर्म जैसे हम एसेट एलोकेशन की मुझे बात लगता कर है रहे हमने थे। ना बहुत मिक्स कर दिया। अब ना सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं, फिर हम ये लॉन्ग ठीक है है ना। सॉरी, ओके ओके। हाँ, अब लोगों को फंड सिलेक्शन में आप फंड बताओ। सिलेक्शन में आपको हाँ, बताता कि हूँ। भाई एसआईपी मेरा आज माइंड सेट हो गया कि मैंने आज 5,000 रुपए बचाने हैं आज की डेट से, आज मेरी पहली सैलरी आएगी। अब फंड सिलेक्शन कैसे करूं, कैसे ठीक मैं है, चूज करूं कि ये म्यूचुअल फंड मेरी जो गोल मैंने डिसाइड किया है, या जो रिटर्न मैं देख रहा हूं, या जो सेविंग मैं कर रहा हूं, उसके लिए बेनिफिशियरी है या नहीं है। बहुत बढ़िया सवाल है। हम्म, हमने पूरा तय कर लिया कितना पैसा चाहिए, कब चाहिए और किस पर्पस के लिए चाहिए। ठीक है। अब समझते हैं आपका गोल 3 साल से छोटा है। लोग क्या गलती करते हैं, इस टाइम पे स्मॉल कैप में पैसा डाल देंगे, हम्म, क्योंकि उनको दिखेगा सबसे ज्यादा रिटर्न तो स्मॉल कैप दे रहा है, हम्म, तो जी हमारे को 3 साल में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न बनाना है। हम्म। जब आप स्मॉल टर्म के शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, आपको इक्विटी में पैसा डालना ही नहीं होता, अच्छा, डालना ही नहीं है। डालना ही नहीं है। आपको डेट, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, हाइब्रिड, इनमें पैसा डालना होता है। इक्विटी में तो पैसा डालना ही नहीं होता। और लोग डाल देते हैं स्मॉल कैप में, इक्विटी में भी स्मॉल कैप में। भाई इक्विटी में डाल रहे थे, लार्ज कैप में डाल दो, निफ्टी 50 में डाल दो, 50 देश की हाँ, सबसे बड़ी कंपनियों में डाल दो। आप समझो आपका गोल 3 साल में है, और मैंने मार्केट को 5 साल के लिए एक ही प्राइस पे देखा है। मार्केट देखिए, पिछले 5 साल को आप बेंचमार्क नहीं मान सकते। पिछले 5 साल एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। वो 5 साल तब आया जब मैंने उसके पहले 11 साल वेट किया है उस 5 साल के लिए। अब कुछ लोगों का नसीब अच्छा था, वो घुसे और वो 5 साल में घुस गए। अच्छा नसीब था, वेरी गुड, बिल्कुल, बिल्कुल, कांग्रेचुलेशंस। हाँ, पर ये नसीब कंटिन्यू नहीं होगा दोस्त। नहीं होगा। होने देख ही लिया आपने, पिछले 6 महीने में तो जीरो रिटर्न्स ही है निफ्टी के। सो भाई, जितना आपका गोल छोटा है, आप इक्विटी नहीं रख सकते। अब आपका गोल अगर 3 से 6 साल के बीच में, तो आप 20 to 30% इक्विटी रख सकते हो, और बचा हुआ पैसा फिर भी आपको फिक्स्ड इनकम रखना है। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म का मतलब होता है मिनिमम 10 साल। ये सुनना चाह रहा था। 10 साल से ऊपर जब आप निवेश करते हो, तो आप स्मॉल कैप भी लो, मिड कैप भी लो, लार्ज कैप भी लो।
अब वो स्वाद अनुसार लो। अब भाई कोई दाल है, किसी को तड़का ज्यादा पसंद है, किसी को तड़का कम पसंद है, चाहे दाल दाल है। तो इसी तरीके से अगर आप 10 साल से ऊपर निवेश कर रहे हो और आप में रिस्क लेने की कैपेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, तो आप ज्यादा पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में डाल दो, थोड़ा पैसा लार्ज कैप में डाल दो। उसका कारण क्या है? आज रिलायंस 20 लाख करोड़ की कंपनी है, उसकी 40 लाख करोड़ होने के चांसेस कितने हैं? वर्सेस अगर एक कोई कंपनी है जो 2000 करोड़ की मार्केट कैप है, वो 4000 करोड़ की होगी, उसके चांसेस कितने हैं? दोनों ही डबल हो रहे हैं ना? दोनों डबल हो रहे हैं। ठीक है, तो रिलायंस के केस में चांस कम है, टाइम ज्यादा लगेगा। पर एक 2000 करोड़ की कंपनी का 4000 करोड़, अगर कंपनी अच्छी है तो होने के चांसेस ज्यादा है। और इसीलिए लंबे समय में स्मॉल कैप और मिड कैप ज्यादा अच्छा रिटर्न्स दे देते हैं। ओके। ठीक है, हाँ, लार्ज कैप क्यों रखना चाहिए? लार्ज कैप रखना चाहिए कि झटके ना लगे आपके पोर्टफोलियो को। ऐसा ना हो जाए कि पोर्टफोलियो किसी दिन मार्केट 10% क्रैश कर गई और अगर आपके पास लार्ज कैप नहीं तो मिड कैप स्मॉल कैप तो 30-30% क्रैश कर जाते हैं। तो उसको बचाने के लिए वो एक झटका प्रूफ है, मतलब गद्दा है आपके लिए। एक और गद्दा जो आपके पोर्टफोलियो में वो है गोल्ड। ठीक है, जब पोर्टफोलियो नीचे जाएगा गोल्ड ऊपर जाएगा, सिंपल रूल है। जब मार्केट नीचे जाती है, गोल्ड मार्केट नीचे क्यों जाती है? अनसर्टेनिटी होती है, कुछ ना कुछ ग्लोबल प्रॉब्लम होती है। ट्रंप ने कुछ बोल दिया, यूक्रेन रशिया की वॉर नहीं रुक रही है, इजराइल ने ईरान पे बम फोड़ दिए, पाकिस्तान इंडिया का वो युद्ध हो गया। तो अनसर्टेनिटी मार्केट को पसंद नहीं है। जैसे ही वो सिनेरियो बनता है, सबसे पहले गोल्ड ऊपर भाग जाता है। बट गोल्ड प्राइस में स्पाइक कितना, आप देखो हाँ, ड्रास्टिकली स्पाइक 27% का प्राइस इंक्रीज हुआ है जनवरी से लेकर अभी तक, अगस्त तक। रीजन क्या है? रीजन बड़ा सिंपल है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है। उसके अलावा सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं। पिछले 1 साल में यूएस ने 1000 टन गोल्ड खरीदा है। यूएस के सेंट्रल बैंक ने 1000 टन गोल्ड खरीदा है। तो भाई अगर गोल्ड की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा। अच्छा, दूसरा, लोगों को लग रहा है कि वे सेफेस्ट हेवन है ये। कल को जैसे ही आपने देखा कि युद्ध होता है तो गोल्ड का भाव बढ़ जाता है। तो अब जैसे आप देखोगे ना, युद्ध सेटल होते हैं थोड़ा थोड़ा करके, पर 2-3% गोल्ड का भाव गिरने भी लग जाता है। तो गोल्ड मैं गद्दा कहता हूं भाई, अगर मार्केट गिरी तो गोल्ड पे गिरेगी, फिर मतलब आप अपना, आपकी पीठ जो है तंदुरुस्त रहे, पीठ जो है वो ठीक रहेगी। तो गोल्ड रखो, कितना रखो? 5% रखो, 10% रखो, थोड़ा गोल्ड ले लो। तो आपने क्या किया, 10 साल से ऊपर का जो पोर्टफोलियो होता है उसमें आप इक्विटी पे जाओ। पर 10 साल से नीचे के पोर्टफोलियो है, सब ये 3 से 7 साल के पोर्टफोलियो है, उसमें इक्विटी आप सिर्फ 30-40% रखो। तो जितनी आपकी अवधि लंबी होगी, जितना आपका ड्यूरेशन लंबा होगा, उतना आप रिस्क ज्यादा ले सकते हो, उतना इक्विटी अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा बढ़ा दो। और रिस्क भी देखो पर्सनल होता है बड़ा। मेरे पास एक इन्वेस्टर आए, वो बोले कि मेरे को 20 साल निवेश करना है, पर संजय भाई मैं अपने पोर्टफोलियो को 10% से ज्यादा गिरते हुए नहीं देख सकता। तो अब आप सोचो, उसके पोर्टफोलियो में मेरे को स्मॉल कैप और मिड कैप कम रखना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप तो 30-30% गिर जाते हैं। 30% गिर जाते हैं, राइट। तो उसमें भी हमने 50% डेट लगा दिया, जबकि वो 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता था। तो ये ना सबके लिए अलग होता है, सबका पोर्टफोलियो, सबका रिस्क टेकिंग एबिलिटी, सब कुछ अलग होता है। अच्छा, किसी के पास बहुत बड़ा कैपिटल होता है, कोई बंदा आता है, सर मेरे पास 20 करोड़ रुपए है, मेरे को रिटर्न ज्यादा नहीं चाहिए, पर मेरा पैसा खत्म ना हो जाए, सेफ रखे, सेफ रहे। मेरे को रिटर्न्स चाहिए 9%, 10%, क्योंकि 9-10% में भी उसको 2 करोड़ रुपए साल का बन जाएगा। तो उसको ओके है। वो नहीं कह रहा, वो सट्टे की तरह नहीं खेल रहा, अरे सर काम करो, ये 20 पकड़ो, कल 40 दे देना, 40 पकड़ो, कल 80 दे देना। वो नहीं कर रहा इस तरीके से। हाँ, वो ये कह सकता है कि सर एक काम करेंगे, 20 में से 18 को सिक्योर कर दो, 2 के साथ मस्ती कर लो। ओके, ताकि एवरेज आउट हो जाए। हाँ, ताकि एवरेज आउट हो जाए। आप 2 करोड़ को थोड़ा स्मॉल कैप में डाल दो, मिड कैप में डाल दो, मोमेंटम में डाल दो, थोड़ा क्रिप्टो में डाल दो, जो समझ आए डाल दो, पर 18 को एकदम सुपर सेफ रखना है मुझे। पिछले 5 साल का एसआईपी का एवरेज रिटर्न क्या रहा है, या सीजीआर क्या रहा है? आई थिंक 12% से नीचे तो किसी ने नहीं दिया है। ओके, और अगर स्पेसिफिक वाइज बात करूं, लाइक लार्ज कैप का कितना रहा है, मिड कैप का कितना रहा है, स्मॉल कैप का कितना रहा है? अगर हम कैटेगरी की बात करें तो लार्ज कैप का रहा है करीबन 13-14%। ओके। मिड कैप का, फ्लेक्सी कैप का रहा है करीबन 5 साल का 22-23%। हाँ, जहां फ्लेक्सी कैप हो जाता है, मतलब तीनों आ जाते हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, हाँ। तीनों का मिक्स हो जाता है, खिचड़ी बन जाती है बेसिकली। उसके बाद आपका जो मिड कैप का आया है, वहां तो करीबन 27-28% आया है, और स्मॉल कैप में तो कुछ कुछ केसेस में 40-50% भी आया है। बट औसतन अगर आप पूछेंगे तो वहां पे भी 28-30% के आसपास आया है। एंड व्हाट अबाउट योर पोर्टफोलियो? माय पोर्टफोलियो इज वेरी हाई रिस्क। अभी क्या है, थोड़ा सा अगर मैं कहूं तो मेरा 70-80% पोर्टफोलियो मिड कैप, स्मॉल कैप रहेगा। नंबर्स में, अमाउंट में अमाउंट देखिए, हमारा जो टोटल पोर्टफोलियो अभी जो मैं है वो करीबन 6 करोड़ का है। उसमें से अराउंड 5 करोड़ के आसपास तो स्मॉल एंड मिड कैप में होगा, और मोमेंटम में होगा। मोमेंटम भी बहुत
जो है रिस्की स्ट्रैटेजी रिस्की होती है, है, बहुत हाँ, रिस्की स्ट्रैटेजी हाँ। होती है। बट मेरे को देखिए, मेरे को किसी ने पूछा व्हाट इज योर एग्जिट प्लान, हुँ, तो मैंने बोला डेथ। मतलब मेरे को तो पैसा नहीं चाहिए ये वाला, मैं तो कमा रहा हूँ। रिटर्न्स आप कमा रहे हो ना। हाँ, मैं तो अपना मेहनत करके कमा रहा हूँ पैसा, उससे मेरा घर चल जाता है, बाकी मैं निवेश कर देता हूँ। तो मुझे क्या पैसा चाहिए? आपके पोर्टफोलियो से आई थिंक 20-22% आप कमा रहे होंगे। मेरा पोर्टफोलियो अगर मैं पिछले, क्योंकि मैं पिछले 10-11 साल से कर रहा हूँ, हाँ, तो मेरी जो XIRR है वो करीबन 14.5% के आसपास है। बट हाई रिस्क पे है ना आपका, तो हाई रिस्क पे 21-22% तो आ ही रहा होगा आपका। कुछ-कुछ फंड्स में आता है। ओके। पर मैं तो बहुत पहले से कर रहा हूँ ना, मैंने तो 4-4, 5-5 साल ज़ीरो रिटर्न्स भी देखे हैं। हुँ, भाई मैंने एक फंड चालू किया था 2016 में। 2020 के कोविड में वो -25% था। 3.5 साल की एसआईपी के बाद वो -25% था। और आज वो 3 गुना हो चुका है। तो हमने तो जब से इन्वेस्ट किया है, अगर वो फंड पे कोई 2020 में आया होता, तो उसके रिटर्न्स होते 40% सालाना। मेरे उसमें है 21% सालाना। क्योंकि मैं पीछे उससे 3.5 साल से पीछे से लगा हुआ हूं। तो ये जो चीजें है ना, हमारा लॉन्ग टर्म का जो 14, मेरे को तो 14%, मतलब मैं तो बहुत खुश हूं। 14% में कितने साल में पैसा डबल होता है? 5 साल में। 5 साल में। रूल बड़ा सिंपल है, 72 डिवाइडेड बाय द रेट, जो भी रेट चल रहा जो है। भी रेट चल रहा है। तो अगर 72 डिवाइडेड बाय 24 करोगे तो 3 साल में डबल है। 72 डिवाइडेड बाय 18 करोगे तो 4 साल में डबल है। 72 डिवाइडेड बाय 14 करोगे तो 5 साल में डबल है। तो भाई सिंपल है, 24% मतलब 3 साल में दुगना, 18% मतलब 4 साल में दुगना, और 14% मतलब 5 साल में दुगना। सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझाओ लोगों को समझ नहीं आता है। देखो मैं 3 उदाहरण दूंगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग के। सबसे पहला उदाहरण है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। हुँ, जनवरी 1 1995 को लॉन्च हुआ था, 1995। आज वो 30 साल 6 महीने 7-8 महीने पुराना हो चुका है। 10 रुपए का लॉन्च हुआ था। आज वो फंड है 2200 रुपए का, 220 गुना। लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं मेरे पापा ने जमीन ली और वो 100 गुना हो गई, 30 साल में 100 गुना हो गई। हुँ, जमीन के केस में लोग CAGR की बात नहीं करते हैं, हाँ, नहीं करते। वहां मल्टीपल की बात है, 2 हुँ, गुना, 4 हुँ, गुना, 8 गुना, 20 गुना, 100 गुना। हुँ, म्यूचुअल फंड में लोग CAGR की बात करते हैं। तो ये जो एक 10 रुपए का 2200 हुआ, तो इसकी CAGR 19% है, सिर्फ 19%, पर 30 साल के लिए। अगर आपने 10,000 रुपए की SIP की होती इसमें, तो आपने 30 साल में 36 लाख रुपए डाले होते हैं, हुँ, जिसकी वैल्यू आज 22 करोड़ थी, 22 करोड़ रुपीस। वॉव! और अगर आपने 36 लाख रुपए एक ही बार में डाले होते, हुँ, तो आज उसकी वैल्यू करीबन 80-85 करोड़ थी। दूसरा जो एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, हमने बात करी कितने साल में डबल होगा पैसा। हुँ, अब उदाहरण के तौर पे मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, ठीक मेरे है। पास 6 करोड़ रुपए का एक हुँ, पोर्टफोलियो है। मैं खराब से खराब मानता हूं, मैं मानता हूं कि 12% पे रिटर्न मिलेगा मेरे को आगे आने वाले समय में। हुँ, तो यानी हर 6 साल में डबल होगा। आज मैं 40 इयर्स का हूं और मैं समझो 70 साल तक वेट करने को तैयार हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा पैसा 30 साल में कितनी बार डबल होगा? हर 6 साल में डबल हो रहा है, तो यानी ये 5 5 बार बार 5 डबल बार डबल होगा। होगा। हाँ, तो और कितनी बार हुआ? अभी 6 करोड़ है। अभी 6 करोड़ है, 6 पंजे 30, मोटा-मोटा 30 करोड़ रुपए 30 हो गया। करोड़ होगा। हाँ, नहीं, द आंसर इज ये 2 raised to 5 होगा, क्योंकि ये मतलब 5 बार डबल होगा। हर बार डबल होगा ना, तो 2, 4, 8, 16, 32। अच्छा, ओके। तो ये मेरा पैसा 30 साल बाद सिर्फ 12% रिटर्न पे 32 गुना हो जाएगा, जो आज 6 करोड़ है। तो 6 करोड़ इंटू 32 कितना होता है? 200 करोड़। 2 ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वाह! वंडरफुल। और तीसरा एग्जांपल देता हूं, हुँ, वॉरेन बफेट का फंड लॉन्च हुआ था 1965 में, आज है 2025, 60 इयर्स हो गए। अगर किसी ने उसमें 1000 रुपीज की SIP की होती, तो आज कितना पैसा डाला होता? 720 महीने, 1000 रुपए पर मंथ, 7,20,000 रुपए का निवेश था उसका। एम आई राइट? हुँ, सिंपल मैथमेटिक्स है। हाँ, 60 इयर्स इंटू 12 मंथ, 720 महीने, और हर महीने 1000 रुपए। ₹1000 एनी गेसेस आज वो कितना पैसा होता? नो आइडिया। एनी वाइल्ड गेस कि कितने कितने होगा, अभी कितने करोड़ हो जाएगा? मैंने उसमें पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल हाँ, बिल्कुल भी, तो मैं उस तो पे लोग कुछ जब मैं ये पूछता हूँ कहते हैं कि 10 करोड़ होगा, 20 करोड़ हो हुँ, जाएगा, माइंड बोलो सर 100 करोड़ हो जाएगा। इसका आंसर है 720 करोड़ रुपए। ये कैलकुलेशन कैसे? सिंपल है, किस रेट? 19.8% का रिटर्न कमाया उन्होंने साल का, ओके, पर 60 इयर्स तक कमाया। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ओके। क्योंकि जो पहला पैसा पड़ा था 1000 रुपए, वो देखो कहां पहुंच गया। जो दूसरे महीने 1000 रुपए पड़ा था, देखो वो कहां पहुंच गया। उनका शेयर ही 6 करोड़ रुपए का हो गया।
This is the power of compounding. This is the power of compounding. Compounding is not a function of how much you earn. रिटर्न्स का इतना बड़ा फंक्शन नहीं है. कंपाउंडिंग इज हाउ लॉन्ग यू कैन बी इन द गेम. ये टेस्ट मैच है दोस्त, T20 नहीं है. T20 अपने करियर में खेलो, अपनी स्किल को बेटर करो, अपनी इनकम को डबल करो, ट्रिपल करो, 4 गुना करो, इनकम को, एक्टिव इनकम को. ये जो गेम है ना, ये तो कछुआ ही जीतेगा, खरगोश नहीं जीतेगा. वाह! आपने जो अभी ये बहुत ही वास्ट वाली जो नॉलेज दी है ना, ठीक है, ये शायद मुझे लगता है कि काफी लोगों तक नहीं पता और होगा, जैसे मुझे भी नहीं पता था. 2025 में आपकी रिकमेंडेशंस क्या है? कौन-कौन सी वो कैटेगरी है जो आप एज ए एक्सपर्ट रिकमेंड कर सकते हो? अगर लेट्स एग्जांपल किसी ने अपना प्लान बना लिया हो, तो वो कौन-कौन से फंड सिलेक्शन में जा सकता है? कौन-कौन से 2025 के बेस्ट फंड्स हैं जो आप रिकमेंड कर सकते हो? कैटेगरी वाइज बता ठीक. दीजिए. देखिए, इसको ना मैं एक तरीके से देखता हूँ कि कोई निवेशक अगर वो बिल्कुल नया है और उसको ये समझ नहीं आ रही कि मुझे कहाँ निवेश करना चाहिए, तो हमारी देश की टॉप 500 कंपनीज में निवेश करो. उसमें से 100 लार्ज कैप है, 150 मिड कैप है, 250 स्मॉल कैप है. तो ये इस यूनिवर्स को कहा जाता है निफ्टी 500. निफ्टी की पहली 500 कंपनी. बहुत सारे फंड्स आपको मिल जाएंगे जो निफ्टी 500 इंडेक्स फंड है. वो उठा के पैसा इंडेक्स में डाल देंगे. पिछले 25-30 सालों में उसने 12.5 से 13% का सालाना रिटर्न दिया है. और मैंने अभी आपको 12-13% के रिटर्न्स की पावर भी बता दी है, कितनी पावर होती है. ठीक है जी. तो पहला तो ये हो गया. अब आपको लगता है चलो मेरे को एक लेवल और आगे जाना है, मेरे को अब फंड और देखना है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड उठा लो. मल्टी कैप फंड में क्या होता है कि अगर एक फंड मैनेजर को पैसा डालना है, तो उसमें से 100 रुपए डालने हैं, तो उसमें से 25 रुपए उसको लार्ज कैप में डालना होगा, 25 रुपए मिड कैप में, 25 रुपए स्मॉल कैप में, और बचे हुए 25 रुपए पे उसका अधिकार है, वो जो भी कर सकता है, मतलब कहीं भी डाल सकता है इसमें. ठीक है. पर फ्लेक्सी कैप में क्या होता है? फ्लेक्सी कैप में पूरा अधिकार जो होता है वो फंड मैनेजर के पास होता है. वो पूरा 100 का 100 उठा के लार्ज कैप में डाल सकता है, पूरा 100 का 100 उठा के स्मॉल कैप में डाल सकता है. तो अगर आप डाइवर्सिफाई चलना चाहते हो तो मल्टी कैप फंड है, बहुत अच्छे अच्छे, कोटक है, HDFC है, एडलवाइस है, बहुत सबके मल्टी कैप है, आप चेक कर सकते हो. फ्लेक्सी कैप में बहुत एक फेमस फंड है, पराग पारिक का फेमस फंड है. HDFC का मैंने जो नाम लिया वो भी एक बहुत अच्छा फंड है. उसके बाद क्वांट का फ्लेक्सी कैप है जो बहुत अग्रेसिव फ्लेक्सी कैप फंड है. ठीक है. तो आप देख लीजिए आपको क्या रिस्क लेना है. अब आते हैं मिड कैप फंड्स में. ठीक है. मिड कैप फंड्स में ये सिर्फ भारत की वो 150 कंपनियों में निवेश करते हैं जो मिड कैप कहलाई जाती है. तो इसमें जो अच्छे फंड्स रहे हैं वो जनरली HDFC का मिड कैप रहा है, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, ईडलवाइस का एक मिड कैप फंड है, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. तो आप अपनी एनालिसिस खुद कर लीजिए कि कुछ एग्जांपल्स है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है. चौथा आता है स्मॉल कैप फंड्स. स्मॉल कैप फंड्स वो कंपनीज हैं जो पहली 250 कंपनी के अलावा जो कंपनियों में डालती है. ठीक है. ओके. तो क्योंकि 250 के बाद जितनी कंपनीज हैं उनको स्मॉल कैप कहा जाता है. तो करीबन 4,500-5,000 स्मॉल कैप कंपनीज हैं हमारे देश में. तो उसमें जो अच्छे फंड्स हैं उसमें जैसे बंधन का स्मॉल कैप बहुत अच्छा है, टाटा का स्मॉल कैप बहुत अच्छा है, क्वांट स्मॉल कैप बहुत अच्छा है, निप्पॉन का स्मॉल कैप बहुत अच्छा है. तो ये सारे फंड्स को इवैल्यूएट किया जा सकता है. ठीक है. दूसरा सवाल लोगों को ये भी होगा कि हम SIP करें या लमसम पैसा रखें? देखिए, इसका उदाहरण हमारी पहले एग्जाम्पल से ही मिल गया था कि अगर आपका 30 साल 20 साल का अवधि है, अगर समझिए किसी ने HDFC फ्लेक्सी कैप में 10 रुपए के भाव पे 10 लाख रुपए डाले होते, ठीक है, और वही 10 लाख उसने SIP किए होते, तो 10 लाख लमसम का ही बेनिफिट उसको ज्यादा मिलता. ठीक है. तो जब भी आपकी अवधि बहुत लंबी है तो इतना टेंशन मत लो. लेट्स एग्जांपल, अगर मैं आज इस बिकॉज कहीं ना कहीं स्मार्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग बहुत हो चुका है. हाँ. मैं आज 25 लाख रुपए लमसम में डालता हूँ, ठीक है, जिसमें मिड कैप में डाल लेता हूँ मैं, ठीक है. तो कितने लॉन्ग टर्म के लिए डालने चाहिए या मिनिमम 10 साल. मिनिमम 10 साल. अगर आप मिड कैप इन्वेस्ट करें तो 10 साल से तो नीचे आपको सोचना भी नहीं है. मैं सोच रहा हूँ कि 25 साल तक डालूं. तो आप मिड कैप में भी डालो, स्मॉल कैप में भी डालो, मोमेंटम फंड्स में डालो. मोमेंटम एक कैटेगरी आई है जो जिसका रिस्क ज्यादा है पर रिटर्न्स बहुत ज्यादा है. अब जैसे मैं उदाहरण देता हूं, अगर आपने 2005 में निफ्टी 50 में 1 लाख रुपए डाला होता तो आज 2025 में वो 16 लाख रुपए होता. पर यही 1 लाख रुपए अगर आपने निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में डाला होता तो आज वो 1 लाख रुपए 76 लाख रुपीस होता. इतना फर्क था. मोमेंटम फंड्स का मतलब ये होता है, ये वो फंड्स होते हैं जो 500 कंपनीज में से 50 कंपनी आइडेंटिफाई करते हैं जो मोमेंटम में, यानी जो तेजी अपन कहते हैं ना, इनमें फिल्टराइजेशन करते हैं, फिल्टर करते हैं, और वो हर 6 महीने में करते हैं. ऐसा नहीं है एक बार पकड़ ली तो 20 साल वही कंपनी चलेगी. तो इससे क्या होता है, इससे जो घोड़े दौड़ रहे होते हैं तेजी से, उनमें आपका पैसा लग जाता है. अब ये बहुत जो है रिस्की स्ट्रैटेजी है, पर ये रिस्की है अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करते हैं. पर अगर आप 20 साल 25 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए. बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, सिंपल है, इंडेक्स है,
पैसिव है। निफ्टी 500 मोमेंटम 50 है, निफ्टी 500 मोमेंटम 30 है, और भी रिस्क लेना है तो निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 है। तो इस तरीके से आप है ना स्टडी करो। देखो जैसे हम स्टडी करते हैं सारी चीजें, मुझे कौन सा पहले दिन पता था ये सब एग्जिस्ट करता है, राइट, पर मैंने स्टडी किया, मेरा रिस्क प्रोफाइल क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे को सूट क्या करता है। लाइक बजटिंग करो। हाँ, बजटिंग करो। हम्म, आप जैसे खाना खाने जाते हो रेस्टोरेंट में, तो आप जो मंगाओगे, आपकी वाइफ जो मंगाएगी, आपके बच्चे जो, सबका अलग टेस्ट होता है, ठीक है? सब ऐसा नहीं कि बैठ के भैया हम लोग एग्जैक्टली वही चीज खाएंगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा सब लोग अलग, कोई बोलेगा मेरे को मिर्ची ज्यादा खानी है, कोई बोलेगा बिल्कुल मेरे को खिचड़ी खानी है, हम्म, ठीक है, एक कोई बोलेगा नहीं नहीं मेरे को मीठा ज्यादा खाना है। हम्म, तो हर जन का अपना टेस्ट है, ठीक है? तो उसी तरीके से आपका रिस्क का टेस्ट होता है। जितना रिस्क आप ज्यादा लोगे, हम्म, पर बस एक ही चीज कहूंगा, रिस्क ज्यादा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लंबी अवधि में ले लो। बस रिस्क लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिस्क लोगे तो ही पैसा बनेगा, बट रिस्क तब लो जब आपका ड्यूरेशन लंबा हो। तो मुझे बताओ गोल्डन रूल ऑफ वेल्थ क्रिएशन क्या रिकमेंड करोगे आप? BEII, बी मतलब बजटिंग, स्टार्ट विद बजटिंग। सेकंड, उसके बाद अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करो। आई मतलब इंश्योरेंस लो, और आखिरी आई मतलब इन्वेस्ट करो, और वो भी लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए टर्म। इन्वेस्ट करो। परफेक्ट। ये हमारा फ्रेमवर्क भी है, हम इसे अपना फ्रेमवर्क बना के चलते हैं, BEII। इंडियन म्यूचुअल फंड्स अभी ग्लोबली कहाँ स्टैंड करते हैं? देखिए अभी हम लोग ट्रांसपेरेंसी के एंगल से देखें तो आई वुड रेट आवर म्यूचुअल फंड्स वेरी हाई। कंप्लायंस बहुत स्ट्रांग है, इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी देनी पड़ती है, हर महीने हर फंड को हर फंड के लिए फैक्ट शीट जमा करनी पड़ती है। जो भी डिस्क्लोजर्स है वो बहुत स्ट्रांगली देने पड़ते हैं। मार्केट मैनिपुलेशन करने पे सेबी डंडा मारती है बहुत बुरे वाला, ठीक है? पीछे अभी एक क्वांट म्यूचुअल फंड का एक इशू निकला था फ्रंट रनिंग का, तो उन पे भी पेनल्टी लगी। तो पेनल्टी लगती है अगर कोई गलती करता है तो। सेबी जो है वो एक बहुत स्ट्रांग बॉडी है, जो सबसे छोटे निवेशक को सबसे बड़ा निवेशक मानती है। वो समझती है कि छोटे निवेशक का पैसा बचेगा तो देश बचेगा। तो वो माइंडसेट जो है ना सेबी का, उसके कारण जो रूल्स बनते हैं वो बहुत इन्वेस्टर फ्रेंडली रूल्स बनते हैं, जो अच्छी बात है, क्योंकि ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स तो बेचारे अपनी जिंदगी की पूंजी लगा रहे हैं। अगर हम किसी को कहते हैं भाई एसआईपी लगाओ, तो वो तो अपनी जिंदगी की पूंजी लगा रहा है, तो राइट। उसका पैसा प्रोटेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रांसपेरेंसी के एंगल से, डिस्क्लोजर्स के एंगल से इंडियन म्यूचुअल फंड बहुत आगे हैं। अभी जो मुझे लगता है कि अगर किसी को एक्चुअली बेटर होना है तो भारत की निवेशक को बेटर होना है। अगर भारत का निवेशक अच्छा हो गया, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने लग गया, तो गेम बदल जाएगा। हम ये बातें क्यों कर रहे हैं, मैं क्यों जाके इसका प्रचार कर रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है इसकी पावर, मैंने देखी हुई है, मैं तो पर्सनल देखी हुई है। बट अगर किसी एक आम व्यक्ति ने ये कर दिया तो वो मिडिल क्लास से वेल्दी बहुत आराम से बच सकता है। आपको एक मजेदार बात बताता हूं, देयर इज अ बुक कॉल्ड द साइकोलॉजी ऑफ मनी, हाँ, बहुत फेमस बुक है। बहुत फेमस। उसमें एक एग्जाम्पल है रोनाल्ड रीड का, जो जैनेटर थे। जैनेटर मतलब झाड़ू पोछा मारने वाला। और उन्होंने जब बहुत छोटी सी तनख्वाह से अपनी एसआईपी करी थी, 50 साल एसआईपी करी उन्होंने, ठीक है? और वो यूएस के टॉप 1% में आ गए, झाड़ू मारने वाला। हमारे यहां झाड़ू मारने वाला क्या करेगा? हमारे वो क्या करता है, जैसे उसको पैसे बचेंगे, उसके पास 50 रुपए बचेंगे, वो लॉटरी की टिकट ले लेगा, और उसको लॉटरी नहीं लगेगी। फिर अगले महीने फिर से लेगा, फिर से नहीं लगेगी, फिर से लेगा, फिर। और यही 50 रुपए जब उस जैनेटर के बच रहे थे, तो वो उसकी एसआईपी कर रहा था, जिससे आगे जाके वेल्थ क्रिएशन हो रही दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पुअर माइंडसेट और थी। रिच एंड माइंडसेट। एंड रिच माइंडसेट। तो रिच इस बात से नहीं हो कि वो जैनेटर कौन सा रिच है भाई, वो तो झाड़ू मार रहा है, पर उसका माइंडसेट रिच है। माइंडसेट रिच है। शायद उसमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ज्यादा इनकम कर पाए। होता है, सब में कैपेबिलिटी नहीं होती इनकम करने की, पर जो बना रहा है उसमें से सट्टा नहीं कर रहा, जुआ नहीं कर रहा, गलत काम नहीं कर रहा, उसको प्यार से निवेश कर रहा है, स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहा है। उसको पता है मेरे को जैसे जैसे देश बढ़ेगा वैसे स्टॉक मार्केट बढ़ेगा। हाँ, बीच में मौसम खराब आएगा थोड़ा, अब 12 घंटे की फ्लाइट होती है तो धड़ 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 थोड़ा बीच में होता ही है ना, टर्बुलेंस तो आएगी। टर्बुलेंस तो आएगी आएगी, ठीक है? तो आपको झेलना आना चाहिए, सीट बेल्ट पहनना आना चाहिए, दैट्स इट, जर्नी बहुत सुंदर रहेगी। इंडियन म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स इन्फ्लेशन को बीट कर पाते हैं? देखिए जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, जो खासकर इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, वो तो कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप औसतन इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लेशन को 6-7% माने, तो उसके 6% जैसे 6% मान ले, तो आज म्यूचुअल फंड्स 12-14% का रिटर्न दे रहे, तो यानी ऊपर 6-8% आपको दे रहे हैं। ओके, डेट नहीं दे रहा बट। डेट तो नहीं देगा, डेट तो काम ही नहीं है डेट का इन्फ्लेशन को बीट करना। डेट है पैसे को प्रोटेक्ट करना, ओके, कि रिस्क कम लेके आप पैसे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बट जैसे अभी इन्वेस्टमेंट का कहीं ना एक रिवोल्यूशन चेंज हुआ। पहले एफडी हुआ करती थी, फिर आरडी आ गई, उसके बाद से फिर आपका पीपीएफ आ गया, फिर आपके म्यूचुअल फंड्स आ गए, फिर रियल एस्टेट, गोल्ड, मल्टीपल चीज आ गई इन्वेस्टमेंट की। तो म्यूचुअल फंड एक ओल्ड प्रोडक्ट तो नहीं हो रहा? पीपल आर मूविंग इनटू अ क्रिप्टो।
तो अगर कोई अपना म्यूचुअल फंड भी कर रहा है, एसआईपीज भी कर रहा है, तो आपकी क्या रिकमेंडेशन है? आप क्रिप्टो सजेस्ट करते हो? देखिए, वापस आता हूँ, एसआईपी एक माध्यम है पैसा डालने का। हम्म, जैसे हम अक्षय तृतीया पे गोल्ड खरीदते हैं, तो भी तो एसआईपी है। हर साल अक्षय तृतीया पे आप जाके गोल्ड खरीद लेते हो। और धनतेरस होता है, हम्म, धनतेरस पे भी आप जाके गोल्ड खरीद लेते हो। तो ये भी तो हमारे जन्मों जन्मांतर से एसआईपीज चल रही हैं, ठीक है? वह आपके परिवार में आपके दादाजी, पिताजी सब ने उसी टाइम जा जाके गोल्ड खरीदा, तो उससे गोल्ड का इकट्ठा हो गया ना, कुछ गोल्ड इकट्ठा हो जाता है घर में, इसी तरीके से। तो ये भी एसआईपी आपने करी, तो एसआईपी माध्यम है। आप एसआईपी किस में कर सकते हो वो आपकी चॉइस है। आप म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हो, आप स्टॉक में भी कर सकते हो। मेरे एक फ्रेंड है, वो 3 कंपनी है बड़ी, मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो रिकमेंडेशन लगेगा। 3 बड़ी कंपनीज है देश की, तीनों का एक-एक स्टॉक हर महीने खरीद लेता है। बोलते हैं मेरी एसआईपी है उसमें। तो आप स्टॉक में भी एसआईपी कर सकते हो। मैं मना करता हूं, बट लोग करने वाले करते हैं। लोग क्रिप्टो में एसआईपी कर सकते हैं। आज एसआईपी क्रिप्टो में होती है। तो आपको अगर क्रिप्टो में आना है तो आओ ना, किसने मना किया है? मैं बट खुद भी इन्वेस्ट करता हूं। क्रिप्टो में डायरेक्ट आए या फंड रूट के थ्रू आए किसी? देखिए, इंडिया में तो कोई म्यूचुअल फंड है नहीं, हम्म, तो आपको डायरेक्ट ही आना पड़ेगा। कोई भी एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म से आप जो है निवेश कर सकते हो। उसमें एसआईपी के फंक्शंस होते हैं, आप एसआईपी कर लो, बिटकॉइन में एसआईपी कर लो, इथेरियम में एसआईपी कर लो। हाँ, अब आप ये सोचो कि मैं 10,000 रुपए की टोटल एसआईपी करता हूं, उसमें से 9,000 क्रिप्टो में डाल दूं, ऐसा मत करना। उसमें कुछ फंड की 10,000 में से 500 रुपए तो करो, ओके। 1,000 रुपए कर लो, सारा मत करो। भाई, आप खाने की थाली खा रहे हो, उसमें गुलाब जामुन भी होता है, पूरी थाली थोड़ी गुलाब जामुन की होती राइट। है ना? तो हाँ। आपको ऐसा नहीं करना है कि सारा ही उठा के क्रिप्टो में डाल दो। 10%, 5% आपने क्रिप्टो में डाल दिया। अब क्या हुआ? मैं कहता हूं वर्स्ट केस डूब गया। बिटकॉइन जीरो हो गया, इथेरियम जीरो हो गया, अब क्रिप्टो सारा सबसे बड़ा स्कैम निकला दुनिया का। तो 5% ही तो जाएगा भाई। सारा पैसा तो नहीं चला जाएगा ना। लोग गलती क्या करते हैं, सारा पैसा उठा के इस पे डाल देते हैं। भाई नहीं नहीं, मैं तो क्रिप्टो देखो कितना अच्छा रिटर्न दिया है, अब मैं क्रिप्टो में डाल दूंगा। अरे क्यों? 5% डालो, 10%। अच्छा, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, 10 का 15 कर लो, 15 का 20 कर लो। पर याद रखना, इक्विटीज को जो है, इक्विटी में आपके पास एक कंपनी होती है सामने। आपको रिलायंस दिखता है, आपको मुकेश अंबानी दिखते हैं, आपको टीसीएस दिखता है, ट्रैक कर आपको सकते हो इन्फोसिस आप। दिखता है, आपको वहां पे एम्प्लॉइज दिखते हैं, आपको धंधा दिखता है, उसकी रिपोर्ट्स दिखती हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि भाई मेरा म्यूचुअल फंड किसी कंपनी में तो पैसा डाल रहा है। अब यूनिलीवर है, यूनिलीवर इतनी बड़ी कंपनी है, उसके इतने प्रोडक्ट्स है, ऐसे ओवरनाइट थोड़ी जीरो हो जाएगी यार। हाँ, पर बिटकॉइन का नहीं पता, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कोई हमारे को नहीं पता क्या होगा। पर अब क्या है, पहले क्रिप्टो को लेके सारी गवर्नमेंट्स भी अगेंस्ट थी। अब जैसे यूएस गवर्नमेंट ने तो क्रिप्टो खरीद के लिए क्लैरिटी बिल लेके आ गए। हाँ, और उसने तो बहुत बड़े चंक अभी में परचेज करी है क्रिप्टो। ब्लैक रॉक ने अपना फंड लॉन्च किया। हाँ। उनके पास अभी तक 7,47,000 बिटकॉइन है। 7,47,000 बिटकॉइंस। और मजेदार बात यह है कि इंडिया अब सेकंड लार्जेस्ट होल्डर हो गया बिटकॉइन का। हाँ, जितने बड़े फंड हाउस है ना, वो लेके अपने आप को सेव रख कर रहे रहे हैं, हैं। रख रहे हैं। तो आप देखिए, आपको बिग मनी चेज करना पड़ता है ना, कि बिग मनी क्या कर रहा है। अब भाई अगर ब्लैक रॉक इतना करोड़ों डाल रहा है, 7 लाख कॉइन का मतलब हो गया 80-90 बिलियन डॉलर का पैसा हो गया। पैसा हो गया। 80-90 बिलियन डॉलर अगर वो उठा के क्रिप्टो में डाल रहा है, बिटकॉइन में डाल रहा है, तो गधा तो नहीं होगा। तो अब मैं नहीं कह रहा आप भी उठा के 80 लाख रुपए डाल दो क्रिप्टो में। मैं कह रहा हूं जो है उसका 5% डाल दो। लाइक क्रिप्टो आपको लगता है ये इन्वेस्टमेंट में बिगेस्ट रिवोल्यूशन है? देखिए, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था, और मेरे को लगता है बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा भी अभी। ग्लोबली ना बहुत अनसर्टेनिटीज है, और अनसर्टेनिटी के टाइम पे जिस चीज की भी सप्लाई कम होती है उसका भाव बढ़ जाता है। चाहे गोल्ड है, गोल्ड की सप्लाई सीमित है, बहुत मुश्किल है गोल्ड को निकालना, ग्लोबल करेंसी है, तो उसका भाव भी बढ़ जाता है। क्रिप्टो में सबको जानता है, बिटकॉइन के 2 करोड़ 10 लाख कॉइन्स ही हैं टोटल मिला के, उसमें से भी 10 लाख मालिक के पास है, तो 2 ही करोड़ कॉइन है। उसमें से भी बहुत सारे हैं जो वॉलेट घूम ही गए, तो सर्कुलेशन में बहुत कम, लिक्विडिटी में प्रॉब्लम है। लिक्विडिटी बहुत कम है, तो इसलिए उसके भाव बढ़ रहे हैं। अब वो कम होगा, ज्यादा होगा, वो होता रहेगा, पर ओवर ईयर्स क्या 10 साल में क्रिप्टो 4 गुना 5 गुना हो सकता है, बिटकॉइन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब 4-5 गुना अगर 10 साल में आपने कर लिया तो बहुत अच्छा रिटर्न बना लिया आपने। बहुत सारे इंडियन इन्वेस्टर का एक कॉमन सा सवाल रहता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट में से कब वापस आना चाहिए, हम्म, एग्जिट कब करना चाहिए? हम्म, इसकी कोई टर्म है आपके पास में? बिल्कुल है। जिस दिन आपका गोल अचीव हो जाए। तब आपने 3 साल का गोल रखा था गाड़ी खरीदने का, तो अब आपके पास 4 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, 3 साल पूरे हो गए, 4 लाख रुपए निकालो, जाके गाड़ी खरीदो। तो जैसे ही गोल अचीव हो जाए, आप अपना पैसा निकाल लो, खत्म हो गया बस। आप उसके बाद आपको क्यों चाहिए पैसा? ओके, ठीक है। नहीं, मेरा कंसर्न इसमें ये था कि कुछ लोग ये करते हैं कि रिटर्न अच्छा आ रहा है, ठीक है। हम्म, अब उसको कुछ अलग लुक्रेटिव ऑप्शंस दिख रहे हैं, अब उसने एक कॉर्पस बना लिया, तो उसको कई बार वो सोचता है कि मैं इसमें एग्जिट करूं या ना करूं। तो मैं वो टर्म्स पे पूछ रहा था। अच्छा, नहीं नहीं करना चाहिए, आप अपने गोल से स्टिक रहो। ओके।
और अगर आपको कुछ नया इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए नया कैपिटल लाओ, नया इनकम जनरेट करो। आपने देखिए, अगर 3 गोल्स थे, आपने तीनों के लिए आपने एसआईपी कर दी, अब आपके पास पैसे नहीं बचे नई एसआईपी करने के लिए, नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आप क्या करोगे? आप 3 साल बाद, 5 साल बाद जो पैसा इकट्ठा हो गया उसको तोड़ोगे। तो आप तो कंपाउंडिंग तोड़ रहे हो ना फिर। आप तो कंपाउंडिंग पे इंपैक्ट डाल रहे हो। ओके। तो आप तो कंपाउंडिंग को डिस्टर्ब मत करो, कंपाउंडिंग को चलने दो। अब आपको नया इन्वेस्टमेंट करना है तो नया पैसा लाओ, मेहनत करो, तनख्वाह बढ़ाओ, इनकम बढ़ाओ, और जो पैसा आता है उसको डालो, निवेश करो। पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है एसआईपीज का? कितने नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन इंक्रीज हुए हैं? बहुत मैसिव हुआ है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता होगा, बट टेंटेटिवली। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 5 साल में 2-2.5 गुना हो गए। और क्या ये इन्वेस्टर रेगुलर एसआईपीज रन करते हैं या ब्रेक हो जाते हैं? इंडियन नहीं, टेंडेंसी क्या है, ब्रेक हो जाते हैं? इंडियन हैबिट्स बहुत खराब है। जैसे मार्केट थोड़ी सी नीचे जाती है तो भाग जाते हैं, एकदम भाग जाते हैं, पता नहीं क्यों भाग जाते हैं। अभी 2024 सितंबर में जैसे मार्केट्स नीचे गिरने लगी तो सिप स्टॉपेज रेशियो, यानी कि जितने लोग आ रहे हैं वर्सेस लोग जितने लोग जा रहे हैं, वो बढ़ गया। यानी कि ज्यादा लोग जा रहे थे, कम लोग आ रहे थे। अब अचानक से अप्रैल से मार्केट जब घूमी तो ये वापस ठीक हो गया। जितने लोग आ रहे हैं वो ज्यादा है, जितने लोग जा रहे हैं वो कम है। तो भाई ये तो वो बात हो गई कि आप महंगा खरीदोगे और सस्ता बेचोगे। अब ऐसे तो आप पैसे नहीं बना सकते। दूसरा, औसतन भारतीय इन्वेस्टर एक जो एसआईपी स्टार्ट करता है उसमें से 11 लोग ही बचते हैं जो 5 साल के बाद करते हैं, और एवरेज लाइफ ऑफ एसआईपी 1.5 साल है। मतलब 1.5 साल ही एक व्यक्ति एसआईपी अपनी रखता है। अब उसमें हमारे जैसे लोग हैं जो 10-10 साल से रख के बैठे हैं। तो आपको एक मजेदार बात बताता हूं। समझिए किसी ने 21 साल की एसआईपी करी। 21 साल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसको मैं 3 हिस्सों में बांटूंगा तो 7-7 साल के 3 हिस्सों हो जाए। और इस 21 साल में उसने पूरा मिला के 1 करोड़ रुपए कमाया। तो उस 1 करोड़ में से पहले 7 साल में सिर्फ 9 लाख कमाता है वो। कैसे मतलब? मतलब उसका जो प्रॉफिट होता है, समझिए ये 21 साल का टोटल प्रॉफिट 1 करोड़ रुपए है। ठीक है। उसने निवेश किया, उसको 1 करोड़ रुपए का टोटल प्रॉफिट हो गया। अब मुझे नहीं पता वो कितना निवेश कर रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। और 1 करोड़ रुपए उसने टोटल में बनाया, ठीक है, 21 साल के अंदर। 21 साल के अंदर हाँ। उसका टोटल प्रॉफिट 1 करोड़ था। लागत अलग, प्रॉफिट अलग, तो प्रॉफिट 1 करोड़ था। अब 7 साल खत्म हो गए, अब उसका मन करा कि मैं निकल जाता हूं। तो 1 करोड़ में से 1/3 मतलब 33 लाख होना चाहिए था प्रॉफिट, नहीं, 9 लाख हुआ है। अब 2/3 पीरियड चला गया, यानी कि 14 साल चले गए। तो 14 साल में 67 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए था। हाँ। नहीं है, 29 लाख का है। 71 लाख का प्रॉफिट आखिरी 7 साल में जुड़ रहा है। रीजन इज कंपाउंडिंग। रीजन इज कंपाउंडिंग। तो जब आप कंपाउंडिंग को अंकुरित होने का टाइम ही नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? भाई आपका बच्चा है, पहले 3 साल तो वो जीरो पढ़ाई करता है, फिर वो 3 साल से लेके 15 साल 16 साल तक जो पढ़ाई करता है वो आपको सामने दिखती नहीं है, अंकुरित नहीं होती। फिर वो जैसे कॉलेज जाता है वो थोड़ा बहुत कमाने लगता है, साइड से कमाने लगता है, अचानक से उसको जॉब लगता है, फिर वो वहां से कमाने लगता है। तो कमाई वाला टाइम तो आखिरी 3-4 साल में ही आता है ना। तो आप क्या बच्चों को छोड़ देते हो क्या 3 साल में, 4 साल में, कि तू कमा नहीं रहा मेरे लिए? तो ये भी तो बच्चा ही है ना, राइट। इसको भी वैसे पालो, पोसो, देखो कितना पैसा देके जाएगा। बच्चा आपका धोखा दे देगा, ये धोखा नहीं देगा। लास्ट 5 साल में गोल्ड, इक्विटी और एसआईपी के रिटर्न कंपैरिजन किए आपने? किसके ज्यादा थे? देखिए गोल्ड ने पिछले 2-3 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। 5 साल में क्या हुआ, अचानक से वो गोल्ड के 2-3 साल के रिटर्न अच्छे हो गए, और निफ्टी पिछले 1 साल में थोड़ा सा खराब हो गया। तो उस चक्कर में गोल्ड और इक्विटी, खासकर निफ्टी 50 के रिटर्न्स ऑलमोस्ट सेम हो गए। ओके। और अगर यहाँ पर रियल एस्टेट की बात करें तो? देखिए रियल एस्टेट बड़ा लोकेशन स्पेसिफिक है। एनसीआर बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया। बट आप देखिए एनसीआर में, अब मेरे फ्रेंड ने बोला कि संजय देखो पता है 2022 से लेकर 25 तक नोएडा में लैंड प्राइसेस डबल हो गए। तो मैंने बोला वेरी गुड। 2014 से लेकर 2022 तक कितने हुए थे? हाँ, नहीं हुए थे। नहीं हुए। तो आपको लॉन्ग टर्म में देखिए कि एक व्यक्ति ने अगर 2014 में इन्वेस्ट किया होता तो उसको तो 2025 में उसके पैसे 2 गुना 3 गुना हुए हैं। तो शॉर्ट बर्स्ट में आप लक्की हो सकते हो कि भाई चलो ठीक है अचानक से आपके पैसे बन गए, बट आप अगर लंबे अवधि में देखोगे तो लंबी अवधि में रियल एस्टेट शायद उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पाता जितने इक्विटी देता है। जैसे मैंने हमको बताया कि 10 रुपए का यूनिट 2200 का हो गया, ठीक है। सेकंड, रियल एस्टेट का मुझे जो स्ट्रेस आता है, रियल एस्टेट उसको इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके पास लमसम पैसा हो और जो पैसे को भूल पाए। आप रियल एस्टेट में इसलिए मत इन्वेस्ट करिए कि पिछले 2 साल में रियल एस्टेट डबल हो गया था तो अब वापस डबल हो जाएगा। पहले लोग रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्ट करते थे? बेटी पैदा हुई है, इसकी शादी के लिए प्लॉट चाहिए, 25 साल के लिए डाल दिया आपने प्लॉट, इसको कहते हैं गोल प्लानिंग।
अच्छा, इससे क्या हुआ? आपने पैसे दूर कर दिए अपने आप से, वो पैसे खर्च ही नहीं होंगे। एक प्लॉट का टुकड़ा आ गया और 25 साल में मरे पिटे रोए गिरे वो 20-30 गुना हो ही जाएगा। मतलब आपको बहुत ही खराब नसीब होना चाहिए कि अगर वो 20-30 गुना नहीं हुआ 25 साल के, हो सकता है 100 गुना भी हो जाए, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो अगर आपको लिक्विडिटी नहीं चाहिए, अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हो और अगर आप लमसम पैसा डाल सकते हो जिसके बाद आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग पे इंपैक्ट ना हो, तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो। दूसरा, कोशिश करके अपार्टमेंट में मत इन्वेस्ट करो, ठीक है? देखिए, एक होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग होता है कि आपने शुरू में बुक कर लिया फिर सेल कर दिया। इसमें रिस्क है, अगर कल को नहीं बिका तो? बिक गया अच्छी बात है। हमने देखा है 2014 में लोग 30-30 अलॉटमेंट लेटर लेके घूम रहे हैं कि भाई मेरे पास नोएडा में आम्रपाली में भी घर है, जेपी में भी घर है, ये भी घर है, वो भी घर है, घर ही नहीं बिका जेपी वहीं पड़ा हुआ और है जेपी अभी। वहीं पर। तो ये सब रिस्क है ना, ये बहुत बड़ा रिस्क है। बड़ा रिस्क है। बहुत बड़ा रिस्क ले लिया आपने। तो ये आप कर सकते हो, पर उसके लिए फिर आपका मार्केट का इंटेलिजेंस होना चाहिए। आपके पास एटलीस्ट कुछ टीम होनी चाहिए जो आपके लिए रिसर्च करे। आप एक आम निवेशक हो जो 10,000 की एसआईपी कर सकता है। आप कहां से रियल एस्टेट में खेल लोगे? आजकल रियल एस्टेट में स्टैम्प ड्यूटी 2-2 करोड़ की हो गई है। घर तो छोड़ दो, मैं स्टैम्प ड्यूटी की बात कर रहा हूं। 12% ट्रांजैक्शन कॉस्ट है घर खरीदने का। 7% के आसपास आपकी स्टैम्प ड्यूटी पड़ती है, 5% जीएसटी पड़ती है। अगर आप 1 करोड़ का घर लेने जाओ तो 12 लाख तो पहले सरकार ले जाती है आपसे। ये सवाल मेरे को आपसे उसमें भी पूछना था, म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन और टैक्सेशन कंपैरिजन में। बिकॉज अगर हम 12 से 14% का सीजीआर रख रहे हैं, ठीक है, और लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी लग के तो फिर कैसे नहीं, जस्टिफाई लॉन्ग करें? टर्म कैपिटल गेन 12.5% है। हम्म ओनली 12.5% है, 30% नहीं है। और वो भी 1.25 लाख के प्रॉफिट के बाद है। और उसके भी तरीके होते हैं उसको हेज करने के, उसको ठीक करने के, वो बहुत सारे वो तरीके सीए होते हैं। कर देगा। हाँ, वो आपको सीए बताएगा और लेजिटिमेट तरीके, मतलब वो गलत नहीं है कुछ। एक ना मैंने रील देखी, बंदे ने यूएस स्टॉक में पैसा लगाया, ठीक है, हाँ, ही मेड अराउंड 35% के रिटर्न उसने, जो भी 6-7 महीने का होराइजन। पहले तो उसने उस ट्रेड से हाँ, पैसा निकालने के लिए टैक्स दिया, आई थिंक हाँ। 12.5% समथिंग कुछ हुँ, टैक्स था। फिर वो रुपीस कन्वर्ट हुए, हुँ। लाइक हुँ, यूएस हुँ, डॉलर हुँ, से हुँ। यूपीस कन्वर्ट है, जो भी उसके चार्जेस वो गए। फिर उसने इंडियन गवर्नमेंट को चार्ज दिया, मतलब हुँ, ही पेड ऑलमोस्ट 45 टू हुँ। 50% ऑफ टैक्सेशन, सही कह रहे हैं। वट एवर दी अर्निंग अमाउंट। ब एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या आया? 12 से 12 से 13। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, यही है, आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपको उछल कूद के कुछ सालों में 40% बनाना है और कुछ सालों में पैसा गंवाना है, 13%। या शांति से 25-30 साल के लिए आपको 13-14% बनाना है। चॉइस आप ही की रहने वाली है। मतलब उसमें आप ही की, मतलब मैं कहता हूँ मस्ती इन्वेस्टमेंट में मत करो, मस्ती अपने जॉब में करो, करियर में करो, ताकि वहाँ आपकी ग्रोथ ज़्यादा हो। ग्रोथ से मेरे को याद आया, अभी एक फंडा चल रहा है इंडिया में कि 95% ऑफ यूथ जिनकी उम्र 22 से 27 साल है, हुँ, हुँ। 95% आज ईएमआई के लूप होल में फंसे हुए हैं, जिस वजह से ना तो वो अपनी सेविंग कर पा रहे हैं, ना वो पैसा ही बचा पा रहे हैं, हुँ, बल्कि वो उस ईएमआई को चुकाने के लिए एक बैड डेब्ट्स में जा रहे हैं। हुँ, कहते हैं ना कि हुँ, भाई कर्जा ले लिया, लेकिन अब वो बैड डेब्ट्स बन गया, चक्रवर्ती ब्याज हो गए उन पे। चक्रवर्ती ब्याज। तो कंपाउंडिंग रिटर्न कमाने के बजाय वो हुँ, कंपाउंडिंग ईएमआई देना स्टार्ट कर हाँ, रहे हैं कंपाउंडिंग इज़ वर्किंग अगेंस्ट देम। अगेंस्ट देम, ठीक हुँ। है। तो ये क्या लूप होल है ये, और इंडियन इकोनॉमी को कितना बड़ा प्रॉफिट है या लॉस है? देखिए, कंज़म्पशन बहुत ज़रूरी है देश को आगे हुँ, बढ़ाने के लिए। हुँ, कंज़म्पशन से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुँ, पर वही है कि जैसे किसी को अल्कोहल का शौक है, तो उसको कितनी कंज़्यूम करनी चाहिए? अगर वो समझिए हफ़्ते में 1 बार कंज़्यूम करता है, तो मेरे को नहीं लगता इतना बड़ा इश्यू है, हुँ, ठीक है? हुँ, पर अगर वो दिन में 2 बार करता है, तो डेफ़िनिटली बहुत बड़ा इश्यू है। हुँ, तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप डेट ले रहे हो, तो उसकी ईएमआई कितनी दे रहे हो? आपकी कमाई कितनी है? ईएमआई जो है, एक होता है गुड डेट, एक होता है बैड डेट। बैड डेट होता है मतलब जब आपने उधार लिया और कंज़्यूम कर लिया। आईफ़ोन ले लिया, घूमने चले गए, गाड़ी खरीद ली, ये सब कर लिया। आज के दिन जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ है ना, वो पता है कौन-सी ईएमआई में? ट्रैवल ईएमआई में। यानी लोग ट्रैवलिंग ईएमआई पे कर रहे हैं। हाँ, वो पर्सनल लोन वाला ही आ गया पर्सनल ना लोन वो, में, हाँ। हाँ। पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ उस कैटेगरी में आ रही है। पहले आईफ़ोन वाले कैटेगरी में थी, अब ये हुँ, वाली कैटेगरी में। अब फ़ोन आ गया, फ़ोन से पिक्चर खींचने जाना है। तो ये हो रहा है अभी। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हुँ, आप एन्जॉय कीजिए। आप ये मान लीजिए कि मैं अपनी तनख्वाह का, जो मेरी नेट टेक होम इनकम है, हुँ, उसका 15% से ऊपर जो है वो ईएमआई के फॉर्म में नहीं दूँगा। हुँ। बस, हो गया मैटर खत्म। ठीक है सर, ब और मुझे लगता है मेरे भी सारे सवाल खत्म हो गए, ठीक है। लास्ट में अच्छा। जाते-जाते कुछ भी मैसेज देना चाहते हो इंडियन यूथ के लिए, तो ये आपका इंडियन यूथ है। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि आप बजटिंग करिए, अपने लिए इमरजेंसी फंड क्रिएट करिए, इंश्योरेंसेस लीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। उधार से कोशिश करके दूर रहिए, नहीं तो मैनेजेबल उधार लीजिए, उतना लीजिए जितना आप दे सकते हो।
एक एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है आज के दिन पे। नहीं तो आप पैसे कमाने में व्यस्त रह जाओगे, पर पैसे आपके लिए कुछ कमा के नहीं दे पाएगा। अंत में गोल यही है कि हमें अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी। तो वो अचीव करने के लिए थोड़ी नॉलेज होनी ज़रूरी है। पॉडकास्ट के माध्यम से हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, पर उसके अलावा भी आप किताबें पढ़ना चाहते हैं, कोर्सेज़ अटेंड करना चाहते हैं, कॉन्फ्रेंसेज़ में जाइए, लोगों से मिलिए, बहुत ज़्यादा नॉलेज एक्सचेंज होता है। यही तरीके हैं अपने आप को अपग्रेड करने के, अपस्किल करने के। तो वो ज़रूर फॉलो कीजिए और आपको इस पूरे एपिसोड में क्या समझ आया और कल से आप क्या चेंज करने वाले हैं, क्या एक्शन लेने वाले हैं, वो मुझे कमेंट ये सेक्शन कमेंट में सेक्शन ज़रूर में बताइएगा। 3 बुक जो आप फाइनेंस पे रिकमेंड करना चाहेंगे? आई थिंक साइकोलॉजी ऑफ मनी, हुँ, सेकंड वुड बी एक बहुत अच्छी बुक है मिलियनेयर फास्ट लेन कि जल्दी मिलियनेयर कैसे बनते हैं, हुँ, पर उसमें इन्वेस्टमेंट के थ्रू नहीं बनते हुँ, हैं, मेहनत करके बनते हैं। हुँ, और तीसरी वुड बी जैसे एक बुक है वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट, पीटर लिंच की, वो बहुत अच्छी बुक ओके, है। और एक और परफेक्ट। बता दूंगा, स्नोबॉल करके है वॉरेन बफेट की। तो ये 4 बुक्स पढ़े जा सकते डन हैं। सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो थैंक मच यू। जी, थैंक यू सो थैंक यू। मच।